अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये वाला नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए आइए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पलवशा शाम से पहले ही जमीना के पास से वापस आ गई थी। उसका दिल नहीं चाहा था ओरहान की शक्ल भी देखने का। घर आकर वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। अपनी दोस्त का दुख सुनकर असल में अब वो बेइंतहा डिस्टर्ब थी। ऊपर से इब्तिसाम अलग उसको तंग कर रहा था, बार बार कॉल्स और मैसेजेस करके। कॉल पिक करो पलवशा, नहीं तो। इब्तिसाम का ये मैसेज पढ़ के पलवशा का तन बदन में आग लगी और फौरन उसने इब्तिसाम की कॉल उठा ली। नहीं तो क्या? हाँ, अपने उस दोस्त की तरह मुझे भी अगवा करेंगे, जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? हाँ। वो कॉल उठाते ही उस पर बरस पड़ती और इब्तिसाम को उसका एक लफ्ज ना समझाया। अरे अरे, नहीं तो मैं कॉल करता रहूंगा, क्या हो गया है? किससे लड़कर आई हो, इतना गुस्सा हो? और किस दोस्त की बात कर रही हो? इब्तिसाम ने तहम्मुल से कहा। पलवशा को मजीद आग लगी उसके अनजान बनने से। आपको नहीं पता कि किसने अगवा किया था किसको, और कौन सा दोस्त है वो आपका? हाँ। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। इब्तिसाम को कुछ हैरत हुई थी बिला वजह उसके इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल पर। किसकी बात कर रही है पलवशा? सीधी तरह बताओ। उसकी संजीदा आवाज पलवशा के कान में गूंजी और पलवशा ने सारा वाक्य उसको बताया था। नहीं, नामुमकिन है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। इब्तिसाम ने बेयकीनी से कहा। ऐसा ही हुआ है इब्तिसाम, आपके दोस्त ने यही किया है। मेरी मीने के साथ जिस तरह से वो टूट कर रोई है ना आज मेरे सामने, उस लड़की का हौसला है। इस कदर सत्ती इंसान के साथ वो रह रही है। मैं उसकी जगह होती एक ही दिन में छोड़कर आ जाती उसको। पलवशा की बातें सुनकर इब्तिसाम को भी एक महीने पहले का ओरहान का रवैया याद आया था कि किस तरह से वो एक रात में इतना खुश हो गया था और बकौल उसके कि एक दिन में ही उसने जमीना को राजी कर लिया। और जब उसने ओरहान से पूछा कि किस तरह राजी किया तो वो मसरूर होता हुआ उसकी बात टाल गया था। इब्तिसाम को सब समझ आ गया था, कोई शक नहीं बचा था अब। ओके पलवशा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। वल्लाह बेचता हुआ फोन काट गया था। गुस्सा उसका बहुत ही काम आता था, लेकिन जब आता तो काफी शदीद होता। उसको अपने दोस्त पर यकीन आया कि ओरहान इतनी गिरी हुई हरकत देगा। किधर हो तुम, अभी मिल सकते हो? इब्तिसाम ने उसको मैसेज भेजा जिसका जवाब फौरन आया। ससुराल जा रहा हूँ, कल सुबह आऊंगा तुम्हारे घर। आसफ अंकल से काम भी है। हैरियत, तुमने क्यों मैसेज किया? कुछ नहीं, सुबह आओ, बात करनी है। मैसेज भेजने के बाद इब्तिसाम मोबाइल बेड पर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। अलबशा के चले जाने के बाद जमीना ने किचन में अपनी मामा के साथ 2 चाइनीज डिशेस बनवाई और उसके बाद वो अपने रूम में फ्रेश होने आई थी। दीवार गेट क्लॉक में 7 बज रहे थे। वो थोड़ी देर अपनी नावल जो काफी दिन से वो पढ़ रही थी साइड टेबल की दराज से निकालती हुई बेड पर लेट गई और किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने यूं ही टाइम गुजरा और फिर पेजेस के दरमियान बुक मार्क लगाकर वो किताब साइड टेबल पर रखते हुए वॉशरूम में आ गए थे। नीचे और हान भी आ गया था उसको लेने। उसकी नजरें भटक कर दरमिना ही को तलाश कर थी जो कि जोहर ने पांप ली थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उनको अपना और हैदर का वक्त याद आ गया था कि वो लोग भी कुछ ऐसे ही दीवाने हुआ करते थे एक दूसरे के। और हैदर को तो अभी मौका मिलता तो वो जोहरा को जिच करके आते थे। और बेटा तुम बताओ, आजकल तो पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे ना? हैदर ने अखबार फोल्ड करके रखते हुए ओरहान से पूछा, जो कि उनकी बात सुनकर सीधा हो बैठा था। आज नहीं गया था अंकल, कल से तो जाऊंगा ना। रिपोर्ट तो लेनी होती है ना लाजमी। आज तो मैंने कांस्टेबल को बोल दिया मेल कर दो, तो आज का काम चल गया। कल से रिपोर्ट की वजह से जाना होगा। ओरहान ने मोदम अंदाज में उनको जवाब दिया और हैदर साहब ने अगली बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उससे पहला ही जारा बोल पड़ी। अरे हैदर, आप क्या ये हर वक्त कारोबारी बातें लेकर बैठ जाती हैं? जाओ बेटा। और हाँ, तुम जमीना के रूम में चले जाओ, वरना ये तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में इस वक्त ना होते हुए भी पहुंचा देंगे। जारा की बात पर सबका क्या का बुलंद हुआ था, जबकि ओरहान की तो आंखें चमक गई थी जमीना का नाम सुनते। लेकिन वो यूं बैठा भी तो नहीं उठ सकता था। नहीं आंटी, मैं बातें करता हूँ ना आप सबसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओरहान ने धीमी आवाज में कहा। और इजहार साहब जो न्यूज सुनने के दरमियान उनको वक्फे वक्फे से नोट कर रहे थे, अपने नजर का चश्मा उतार कर बोले, चले जाओ, कब से तुम्हारी नजरें किसी को तलाश कर रही है? देखा बेटा, जाओ। ओरहान उनकी बात सुनकर खसियाना सा हो गया था, जबकि सब उसकी सिमत देखकर स्टार्टिंग से मुस्कुराए थे। अच्छा, मैं मिल आता हूँ आप लोगों की फरमाइश पर। उसकी बात सुनकर इस साहब ने सर हिलाकर मुस्कुराते उसको देखा था, जिसके जवाब में वो भी मुस्कुराता हुआ लाउंज से बाहर निकल आया। तेजी से सीढ़ियां अबूर करता वो जमीना के रूम में आ गया था। रूम इस वक्त खाली था और वॉशरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। यकीनन वो अंदर ही थी। रूम का दरवाजा लॉक करके वो अंदर आ गया था और इस कमरे में पहले भी एक मरतबा आ चुका था, मगर तब तो वो कमरे पर गौर ही नहीं कर पाया था। पर अभी वो हर चीज को गौर से देख रहा था। वो हल्के कदम उठाते हुए वाइट ड्रेसिंग टेबल तक आया था, जिस पर मेकअप का लातदाद सामान
और परफ्यूम्स तरतीब से रखे हुए थे। उसने सारे परफ्यूम्स की बॉटल में से एक परफ्यूम उठाया और कप खोलता हुआ उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। ये वो परफ्यूम था जो ज़रमीना ने उस दिन लगाया हुआ था जब वो अरहान पहली मर्तबा इस रूम में आया था। वो खुशबू को सूंघते ही पहचान गया। उसके बाद उसने परफ्यूम वापस टेबल पर रखा और ड्रेसिंग टेबल से हटते हुए उसके बेड तक आया और बेड पर बैठ कर अपने शूज के तस्मे खोलते हुए जूते उतारकर जमीने के सर का तकिया सीने में बीच कर बेड पर लेट गया था। वो आंखें बंद किए हुए उसकी खुशबू महसूस करता रहा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो नजर साइड टेबल पर रखी हुई नावल पर पड़ी, हाउ हार्ड कैन लव बी। इंटरेस्टिंग। तो मोहतरमा को रोमांस पढ़ने का शौक है, चले देखते हैं किस टाइप का रोमांस पढ़ती हैं। वो पीछे तकिया रखकर सीधा लेटा हुआ जमीना का तकिया होंस बाजू में बिछे हुए उसी जगह से बुक खोलकर पढ़ने लगा था जहां से वो छोड़कर गए थे। इसी ही लम्हे जमीना गीले बार टॉवल पर लिपटते हुए रूम में आई थी और दरवाजे की आहट और शैम्पू और बॉडी मिस्ट की खुशबू पर ओरहान ने सर उठाकर उसको देखा था, जो हैरान नजरों से अपने बेड पर इतने मजे से फैले लेटे हुए ओरहान को देख रही थी। उसको देते ही वो फौरन वापस वाशरूम में मुड़ी और 1 मिनट के बाद दुपट्टा पहनने हुए बाल टॉवल से खुश करके वापस रूम में आई। ओरहान ने अपनी मुस्कुराहट सब की। तमीज नहीं है आपको, किसी लड़की के रूम में ऐसे नहीं आते। उसके सर पर खड़े दोनों बाजू कमर पर टकाए खून हमारे नजर से उसको देख रही थी। ओरहान ने नावल नीचे करके उसको देखा। किसी लड़की नहीं, मेरी बेगम का रूम है, मैं जैसे भी आ सकता हूँ यहाँ। वह मजे से बोलता उसको तपा किया था और जमीना ने दांत पीसे और उसको घूरा। इस दौरान पहली मर्तबा उसकी नजर ओरहान के हाथ में पकड़ी हुई अपनी नावल पर पड़ी। ये मेरी नावल है, मुझे दें। उसे नावल ओरहान के हाथ से चिपटना चाहिए पर वो फौरन अपना हाथ पीछे कर गया। नहीं, पढ़ने दो, अभी हीरो हीरोइन को लेकर जा रहा था ट्रिप पर, देखते हैं आगे क्या होता है। ओरहान ने इस तरह बड़ी हुई नजर उसके चेहरे के बदलते हुए रंगों को देखा। जमीना ने इसके सीने पर पड़ा हुआ अपना तकिया झपट कर काउच पर फेंका। मुझे मेरी बुक दे ओरहान, उसने एक लफ्ज छुपा छुपा कहा और ओरहान का अपनी मुस्कुराहट जब्त करना नामुमकिन होता जा रहा था। अच्छा, अगर ये बात तुम मुझे प्यार से बोलोगी तो सोच सकता हूँ मैं। वो सीने पर बाजू बांधे अपने सर पर रखी हुई बीवी को देख रहा था, सर पर खड़ी बीवी को देख रहा था जिसके गीले बाल उसको पागल बनाने के लिए काफी थे। प्यार और आपसे हटे नहीं चाहिए मुझे, अपने पास ही रख लें। वो गुस्से से वापस मुड़ी और हाँ ने वापस किताब छोड़कर उसका हाथ थामा। अच्छा, ये लो, नहीं पढ़ रहा, तुम पा लेना, अभी तुम यहाँ बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। जमीना ने मुड़कर उसको देखा जो उसे ही देख रहा था और उसकी नरम गिफ्ट से अपना हाथ निकाला। बोले बोले आप, मुझे तैयार भी होना है, सुन रही हूँ मैं। उसको नजरअंदाज करती ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठ के थी और हान बैठ के किनारे पर पैर लटका कर बैठा हुआ उसको देखता रहा। इब्तिसाम के मतलब की बात है। वो कुछ लम्हों के लिए ठहरा और जमीना ने ड्रायर का प्लग लगाते हुए उसको आईने में देखा जैसे पूछ रही हो कि क्या, और फिर वो अपने बाल खुश करने लगी। और हाँ इन हाउस से उसको देख रहा था, बात तो भूल ही गया था। बोले क्या बात है? जमीना उसको याद दिलाया। हाँ, इब्तिसाम पलवशा को पसंद करता है, शादी करना चाहता है उसे, मुझे बताया उसने और कहा तुमसे एक बार कंफर्म कर लूँ कहीं पलवशे पहले से तो एंगेज नहीं। जमीना ने खुशी से मुड़कर उसको देखा और हान का पूरा अंदाजा था कि वो खुश होगी। सच्ची? मुझे तो इब्तिसाम भाई बहुत ही अच्छे लगते हैं, पलवशा के साथ तो और अच्छे लगेंगे। नहीं, पलवशा कहीं भी एंगेज या कमिटेड नहीं है, आप उनको बोलें कि बात आगे। वो अपनी दुनिया बोलती हुई रुकी और हान जो उसकी मुस्कुराहट उसके खनकते हुए लहजे में खोसा गया था, उसके यूं चुप होकर ड्रेसिंग टेबल के सिमत मुड़ जाने पर चों का खड़ा होता हुआ उसके पीछे आकर हुआ। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? जमीना ने उसको नजरअंदाज करते हुए ब्रश उठाकर अपने बालों में फेरना शुरू कर दिया और हान ने लब बीच को उसको देखा और उसके हाथ से ब्रश लेकर वापस टेबल पर रखते हुए उसके चेयर का रुख अपनी जानिब मोड़कर वो दोनों एक तरफ पर हाथ रखकर उसको झुका उसको देख रहा था। क्या कहना चाह रही थी, कहो। जमीना ने नजर उठाकर उसको देखा जो कि संजीदगी से उसका चेहरा देख रहा था। इब्तिसाम भाई हैं तो आपके दोस्त हैं ना, आपके सोबत में रह रहे हैं, आप जैसे ही होंगे। उसकी आंखों में आंखें डाले बेखौफी से देख रही थी और हान को कुछ समझ ना आया कि उसकी बात का मकसद क्या। मतलब ये कि आप जिस तरह के इंसान हैं अगर वो भी वैसे हुए तो मेरी दोस्त फंड्स करा जाएगी। अच्छा, तो मैं किस तरह का हूँ जरा ये भी बताना पसंद कर दे। जमीना ने तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाई इत्तेसाइया अंदाज में उसको देखा था और चेयर से पुष्ट टका कर सीधी बैठ गई। आपको नहीं पता कि आप कैसी हैं? एक नंबर के प्लानर, चालबाज और धोखेबाज इंसान हैं आप। और हानिस के बाद सुनते हुए दांत पीसे वो सख्त करते हुए खड़ा था, हाथों की उंगलियां कुर्सी के हथों पर घुंपी हुई थी। जमीना उसकी जरूरत से ज्यादा सुरख होती हुई आंखों को देखकर अंदर तक कांप गई। मैं तुमसे अपने बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहता। इब्तिसाम ने जो मुझे कहा वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम उससे खुद बात करके आगे अपना फैसला लेना। जो नेकलेस तुम्हें दिया था कहाँ है वो? गुस्से से दबी विवाद में सवाल किया गया था और जमीना ने सीधी तरह ही जवाब दिया था। और हान उसकी बात सुनकर उसकी बताई हुई मतलूबा जगह से नेकलेस उठाकर उस तक आया, उसके गले में नेकलेस डाला। जमीना ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ झटकना चाहा था लेकिन वो फौरन
ایک ہاتھ اس کے دونوں بازو مضبوطی سے تھام کر دوسرے ہاتھ سے اس کو نیکلس پہنانے لگا۔ یہ کرنے کے بعد اس نے اس کی پشت بال سیدھے کیے تھے اور جو کہ دونوں ہاتھ اس کے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے ان کو کھینچتا ہوا اس کو کھڑا گاڑ گیا۔ زرمینا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے چاہے تھے پر وہ دونوں دوسرے ہاتھ کی انگلی اس پر ڈال گیا تھا اور جھٹکا دے کر اس کو خود سے قریب تر کیا۔ زرمینا اس کی قربت میں مچلی تھی۔ میں جو تم سے صفات کروائی ہے نا ان کے ساتھ ساتھ سائیکو بھی ہوں۔ جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو مجھے کچھ بھی نہیں دکھتا سامنے۔ ٹریلر تم اس دن چینجنگ روم میں دیکھ سکتی ہو۔ اب اگر یہ نیکلس اور یہ رنگ تمہارے وجود سے سوتے وقت بھی مجھے الگ نظر آئی نظر تو میں نہ روک سکوں گا خود کو۔ پہلے ہی بہت مشکل صبر کر رہا ہوں۔ وہ خوفناک حد تک سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت اس کے اور زرمینا کے چہرے کے درمیان صرف ایک انگلی کا فاصلہ تھا۔ وہ سانس روکے ہوئے کھڑی اس کی سانسیں اپنے چہرے پر برداشت کرتی رہی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ اورحان اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر باندھا ہوا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر بولا اور زرمینا نے ایک بار پھر سے اسے دور ہونا چاہا تھا۔ صحیح ہے، چھوڑیں اب مجھے، زرمینا اسے دور ہوتے ہوئے کہا اور اورحان اس کی کمر پر رینگتی ہوئی انگلیاں اس کی جان نکال رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے اورحان، اس کا بیکا لہجہ آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر اورحان اس کو واپس چیئر پر دھکیل کر خود اس سے دور ہوتے ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ زرمینا نے فوراً اپنے آنسو صاف کی اور ایک حقارت پڑی ہوئی نظر آئینے میں نظر آتے ہوئے اس کے عکس پر ڈالی جو اب بھی پرشوق نظر سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیار ہونے لگے۔ اپنے سوٹ کے ہم رنگ گلابی چوڑیاں پہنی، ہلکی سی لپسٹک لگائی اور تھوڑا سا میک اپ کر کے وہ کھڑی ہو کر ڈریسنگ روم سے اپنا سوٹ کیس کھینچ کر باہر لائی۔ بیگ کھول کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے اپنے سامان میں سے ساری ضرورت کا سامان اس میں بھرا تھا۔ اورحان بھی اب سیدھا ہوتا ہوا جھک کر اپنے شوز پہننے لگا۔ اس کے بعد اورحان نے اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس تھامنا چاہا تھا پر اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گئے تھے۔ بہت ضدی ہے بھائی، وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ زرمینا کے گھر سے واپسی کے دوران بھی ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ پورے راستے وہ خاموش رہے۔ البتہ اورحان وقفے وقفے سے گردن موڑ کر اس کے تاثرات نوٹ کرا تھا جس کو دیکھ کر اس کو یہی اندازہ ہوا تھا کہ سخت ناراض ہے وہ سے۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے اتری اور بغیر پیچھے مڑے ہوئے سیدھی سیدھی اندر چل دی۔ مورے اور آغا جان ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جا کر ان تک آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہماری بیٹی؟ ارے آؤ، شاباش، یہاں بیٹھو۔ آغا جان نے فوراً ٹی وی کی آواز کم کر کے اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ گھر میں سب ٹھیک تھے؟ اظہار صاحب، حیدر صاحب سب خیریت سے ہے نا؟ جی آغا جان، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ چلو بہت اچھی بات ہے، کل ہم لوگوں کو بھی نکلنا ہے یہاں سے تو سب سے ملتے ہی جائیں گے۔ کیوں آغا جان؟ مورے اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ فوراً مورے کی طرف مڑی تھی اور انہیں مسکرا کر محبت پاش نظر سے بہو کو دیکھا۔ اورحان اس کا سوٹ کیس کمرے میں رکھ کر موڑ واپس آیا تھا اور اب ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بیٹے، حویلی میں وہاں پر بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے کام الٹ پڑے ہوئے ہیں اور تم لوگوں کے ولیمے کے تقریب کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا وہاں۔ مورے، وہ تو ایک منتھ بعد ہے نا، تو ابھی سے اتنی جلدی کیا ہے؟ اورحان نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ میرے شہزادے، اور بھی ہزاروں کام ہوتے ہیں، تم لوگ کھانا کھا کر آئے ہو؟ جی ٹھیک ہے، پھر جاؤ آرام کرو جا کر، مورے نے دونوں کو دیتے ہوئے حکم دیا تھا۔ اور صوفیہ بھابی اور ظفر لالا بھی جا رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ زرمینا نے صوفیہ سے اٹھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، ظفر تو آج ہی کی فلائٹ بک کروا رہا تھا، میں نے ہی اس کو روکا۔ اوہو، میں نے تو ہادی کے ساتھ کچھ کھیلا بھی نہیں ہے، وہ اداس ہوتے ہوئے بولی۔ اورحان نے انحاق سے بیوی کو دیکھا تھا، وہ بھی یہی بولتے بولتے سویا ہے۔ ہم نے یہ کہہ کر سمجھایا اس کو کہ تمہاری چاچی 1 منتھ بعد تمہارے گھر آئی ہوئی ہوگی اور پھر آرام سے کھیلتے رہنا ان کے ساتھ۔ اچھا بیٹا، اب جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، کل بھی دیر سے سوئے تھے، اب آرام کرو جا کر۔ شاباش اورحان، تم بھی جاؤ۔ مورے کی بات سن کر وہ دونوں شبہ بہٹ کہتے ہوئے آگے پیچھے اپنے روم میں آگے۔ کمرے میں آتے ہی اورحان نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنی سمت کھینچا۔ زرمینا نے اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اورحان نے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا تھا اور اپنے لب اس کے کان پر رکھتے ہوئے بولا، تمہیں بچے اتنے پسند ہے تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر کوشش۔ وہ ہمار سے بھیگی آواز میں بولا تھا اور زرمینا کو نہیں پتا چلا تھا کہ اس میں اچانک اتنی ہمت کہاں سے آگی۔ پوری قوت لگا کر اس نے اورحان کو خود سے دور کیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں بھی کرتے ہوئے؟ کم سے کم اس سب کو قبول کرنے کی ہی مجھے مہلت دے دیں۔ آپ بھروسہ تو پھر دور کی بات ہے۔ وہ غصے کی شدت سے شروع ہوتا ہوا چہرہ لیے اس پر گھرائی تھی۔ اورحان نے حیرت سے اس کے لتڑتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ ریلیکس ہو، جس مذاق کر رہا تھا میں، اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا اور زرمینا نے اپنے قدم پیچھے بڑھائے۔ نزدیک مت آئے میرے، دور رہیں مجھ سے۔ اس کی بات سن کر اورحان نے ضبط سے آنکھیں میچ کر واپس کھولتے ہوئے اس کو دیکھا۔ آخر کب تک چلے گا یہ سب زر؟ میں تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہا، تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر حاصل کرانا چاہتا ہوں، مگر ایک نارمل زندگی گزارنے کا ہوا ہوں تمہارے ساتھ۔ پلیز ختم کر دو اب یہ سب۔
उसने बेबसी से ज़मीना को देते हुए कहा था और ज़मीना ने इस सजाई अंदाज में उसको देखा। मैं इतनी आसानी से वो सब भूल जाऊँ जो आपने मेरे साथ किया, आखिर कैसे? मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि वाकई मैंने गलत किया, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना चाहिए था, मगर बस मुझे खौफ आया था तुम्हारी नफरत से, तभी शायद इतनी संगीन गलती कर गया। तुम जो सज़ा चाहो मुझे दो, लेकिन ये बस कर दो, अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए सर। उसका लहजा इस वक्त इल्तिजाइयाँ लिए हुए था और ज़मीना की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। अपनी अन्ना की तस्वीर को आप खौफ का नाम मत दे ओरहान। ओह अच्छा, आपको मैं माफ़ कर भी दूँ ये सब के लिए, लेकिन उसका क्या जो आपकी असलियत मैंने 4 साल कबल अपनी आंखों से देखी थी। हाँ, उसकी आंसू से भीगी हुई आवाज़ ओरहान ने सुनी और तरफ का उसके जन्म कदम बढ़ाए, पर ज़मीना ने हाथ उठाकर उसको करीब आने से बाज रखा था। कौन सी असलियत? मैंने 1000 दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है अपने रवैये की। आहर मैं क्या करूँ? मैं आपके रवैये की बात नहीं कर रही ओरहान, मैं वो बात कर रही हूँ जो आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। क्या? कब किया मैंने ऐसा? वो गुस्से से बेकाबू होता हुआ दारा था और ज़मीना को मगर दी थी बराबर फड़कना पड़ा था। मगर ज़मीना को रद्दी बराबर फड़कना पड़ा था। आज से 4 साल कबल पीसी होटल में आप जब किसी के साथ बैठे हुए थे और आपके मुकाबले शख्स ने आपसे पूछा था कि तुम किसी को पसंद करते हो, तो आपने कहा था कि ओरहान जो कि गुस्से से बिफरा हुआ कमरे में टहल रहा था, उसकी बात सुनकर उसको सारा वाकया याद आ गया। उसके लिए कोई बड़ी बात थी भी नहीं ये। वो फौरन तेज कदमों से उस तक आया और हाथ बढ़ाकर उसको मज़ीद बात करने से रोका। आसम अंकल, यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई लड़की नहीं पसंद। ऐसा कुछ होता भी तो सबसे पहले आपको ही बताता मैं। यही कहा था ना मैंने। उसने ज़मीना को तनते नजर देखते हुए कहा और ज़मीना उसके लफ्ज़ों को सुनकर वापस उस दिन में चली गई थी। फौरन बाईपास सर पकड़ कर बैठ गई थी। ओरहान उस तक आया, उसके कदमों में पंजों के बल बैठ गया था। आपको तो अपना हर्फ याद है ओरहान, फिर भी आप मुझसे जानना चाहते हैं? वो आंसू बरसाती हुई आंखें उठाकर उसको देखते हुए बोली। ओरहान ने लब बीच कर अफसोस से उसको देखा। उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसकी आंखें साफ की। काश बताने वाले ने पूरी बात बताई होती तुम्हें, तो आज यूं बदगुमान ना होती तुम। ज़मीना ने गुस्से से ओरहान के उसके चेहरा से हिलाते हुए हाथ झटके। किसी ने नहीं, मैंने अपने कानों से सुना था। और पता है उसके बाद क्या हुआ? मुझे मेजर ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उसकी बात सुनकर ओरहान को फौरन याद आया कि उस दिन वहां एक लड़की बेहोश हो गई थी रेस्टोरेंट में। वो साकन हुआ आंखें फाड़े उसको देखने लगा। उस दिन वहां जो लड़की बेहोश हुई थी वो तुम थी? वो अटकते लहजे में बोला और हैरान नजरें ज़मीना के भीगे हुए चेहरे पर टिकी हुई थी। जी हाँ, ये कहना था कि ओरहान अपना सर थाम गया। या मेरे अल्लाह, ज़मीना तुमने मेरी आगे की भी पूरी बात क्यों नहीं सुनी? एक आधी अधूरी बात तुमने खुद को इतनी अजियत दी। फरहान ने हज़ियानी कैफियत में उसको अपने सीने से लगाया था। ज़मीना को ना जाने क्यों इस बार उसके सीने से अलग सुकून मिला। अपना सा उसको सीने पर डाल के थी और रहान उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूरी हकीकत से उसको आगाह करने लगा। ज़मीना आंसू बहाते हुए उसको सुन रही थी। आपको ये सब इतना क्लियर कैसे याद है? ज़मीना ने उसके सीने से सर उठाकर उसकी आंखों में झांका और रहान ने मोहब्बत पाश नजर उसको देखते हुए उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोर पर चुने थे। तुम्हें नहीं मालूम, फोटोग्राफी मेमोरी है मेरी, वो मोहब्बत से उसको देखते हुए बोला। और ज़मीना ने हैरानी से आंखें फाड़े उसको देखा, जैसे किसी अजूबे को देखते हैं। लेकिन ये तो पूरी दुनिया में सिर्फ 100 में से कम लोगों के पास होती है, आपके पास कैसे? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, फालतू में बातें बना रहे हैं आप अपने आप को सही साबित करने के लिए। ज़मीना ने उसे दूर होते हुए कहा और हाँ ने सर झटक कर उसको देखा। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो तुम्हें उस दिन के बारे में हर बात इतनी एक्यूरेसी से नहीं बता सकता था। जिनकी उसने एक जज्बे के आलम में कहते हुए उसको समझाना चाहा और ज़मीना उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। लेकिन फिर उसके दिल और दिमाग के दरमियान चलती हुई जंग में एक बार फिर दिमाग को चुना। नहीं, मुझे नहीं यकीन आप झूठे हैं आप। और हाँ उसकी बात सुनता हुआ एक सच सांस हवा में हर्ष करता हुआ बेड से उठ गया। तुम्हारी मर्जी मेरी जान, ना करो यकीन, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाए, लेकिन ज्यादा देर ना कर देना इसमें, ऐसा ना हो कि मैं ही ना रहूं। वो संजीदगी से उसको कहते हुए आखिरी अफसोस पर भी निगाह उसके चेहरे पर डालते हुए ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ दिया था, जबकि ज़मीना का उसकी बात सुनकर दिल दर्द से गया था। मोरे आगा जान जफर और सोफिया भाभी को एयरपोर्ट पर छोड़कर आने के बाद उसने ज़मीना को यूनिवर्सिटी छोड़ा था। कल रात के वाक़ये के बाद दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। दोनों पहली रात की तरह अलग अलग रूम्स में सोए और सुबह एक दूसरे से अनजान बनते हुए एक ही कमरे से बाहर निकल आए। ज़मीना की तो खैर थी, क्योंकि उसने कभी उरहान से खुद बात करने का आगाज किया ही नहीं था, मगर उरहान ने भी काफी देर तक उससे कोई बात ना की थी और ये चीज अंदर ही अंदर ज़मीना को खा रही थी। वो मुकम्मल तौर पर उसका नजरअंदाज करा था। सिर्फ एक दो दफा जरूरत के बाद के अलावा उसने ज़मीना का चेहरा भी ना देखा, जिसके सबब ज़मीना के सोच का रूह बार बार उसी में चला जाता कि अगर हकीकत में वो सच्चा हुआ
تو उससे कितनी बड़ी सजा सरजद हो गई है। एक मनफी और आधी अधूरी बात के पीछे उसने इतने अरसे खुद को और उसकी अजियत दी थी, और अब भी यही कार्य थे। उसके अंदर की आवाज़ें उसको खा रही थी मसलसल। यूनिवर्सिटी में भी वो पूरा बात इन्हीं सोचों की बना पर वो डिस्टर्ब रहे। प्रोफेसर अली का पीरियड लेने के बाद अभी वो कैफेटेरिया में अकेली बैठी यही सोच रही थी कि गर्मा गर्म समोसों की ट्रे थामे में पलवशा उसके बेंच पर आई और ट्रे उसके सामने रखकर चेयर घसीटती हुई बैठ गए। लेकिन जमीना ने उसके आने का जरा नोटिस ना लिया। सोचू का महवर अब भी वहीं पर अटका हुआ था, नजरें गैर मियारी नुक्ते पर टिकी हुई थी। अरे दोस्त, किधर गुम हो? आ जाओ, गर्मा गर्म समोसे खा लो। हाथ तुम्हारे लिए अभी भी निकलवा कर लाई हूँ। जमीना उसकी आवाज सुनते हुए चौंकी और मुस्कुराते हुए सामने बैठी हुई पलवशा को देखा, जो कि समोसों के साथ खूबी इंसाफ कर रहे थे। तुम कब आई? उसने भी सीधे बैठते हुए एक समोसा उठाकर चटनी में डीप किया था, जब तुम न जाने किन ख्यालों में थी। पलवशा ने बड़े मुंह के साथ ही जवाब दिया था और जमीना उसको देती हुई हंसने लगी। इंसानों की तरह खाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, कोई छीन नहीं रहा तुमसे। अच्छा विशा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। पलवशा ने बगैर मुंह खोले हुए बात का आगाज करने का उसको हाथ से इशारा किया। पलवशा, इब्तिसाम बब्दाई तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारे लिए रिश्ता बेचना चाहती हैं। पलवशा को उसकी बात सुनते ही खांसी का दौरा पड़ा था। वह मुंह पर टिश्यू रखे हुए जोर से खांसने लगी। शायद नवाला हलक में अटक गया था। जमीना ने फौरन पानी की बोतल का कैप खोलकर उसके हाथ में बोतल थमाई, जिसको पलवशा एक ही सांस में पूरा पी गई। उसके बाद उसने अपनी फूलती हुई सांसें हमार की और जमीना के जन्म देखा, जिसके जवाब के इंतजार में बैठी उसका चेहरा जांच रहे थे। तुम्हें ये किसने बताया? ओरहान ने। पलवशा ने उसकी बात सुनकर उनकी सांस हवा में हर्ज की थी। तुम क्या कहती हो इस बारे में? फ्रैंकलिन स्पीकिंग, मुझे तो अब खौफ आने लगा है ओरहान भाई का तुम्हारे साथ वाकया सुनकर। अगर उनका दोस्त भी उन्हीं की तरह साइको निकला तो? पलवशा ने हाथ पहुंचते हुए टेबल पर सर झुकाए बैठी हुई जरमीना को देखा, जो एक बार फिर किसी सोच में गर्क नजर आई थी उसको। जरमीना। पलवशा ने उसके सामने हाथ टेबल पर हाथ बजाया और जरमीना ने उसको देखा और बोलना शुरू किया। देखो पलवशा, हम किसी एक इंसान को देखकर उसके दोस्त को जज नहीं कर सकते। इन केस अगर वो ओरहान की तरह जज्बाती होते भी तो कभी भी वो हम तक ये बात ना पहुंचाते। और रही बात ओरहान की, तो कल जो बात खुलकर सामने आई है ना मेरे, उसने मुझे गहरी तशवीश में मुबतला कर दिया है। पलवशा ने हाथ के इशारे से उसको रुकने का कहा था। वो हैरत पर भी नजर से उसी को देख रही थी। एक मिनट, एक मिनट। कल तक तो बकौल तुम्हारे ओरहान भाई ने अपनी अन्ना की तस्कीन के लिए तुम्हें अगवा किया था, और आज वो जज्बाती हो गए। आखिर कहना क्या चाह रही हो तुम अम्मी ने? जमीना ने एक सर्द सांस हवा के सुपुर्द करके उसको देखा और फिर एक एक करके कल रात अपने और ओरहान के दरमियान होने वाली तमाम बात उसको बताने लगे। उसकी बात के इत्माम हो जाने पर पलवशा भी अब उसी की तरह गहरी तशवीश में मुतला थी। ये तो बहुत ही गलत हुआ अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो फिर भी उनका तुम्हें अगवा करना तो सही साबित नहीं कर सकती ना। वो तो गलत था, लेकिन तुम खुद सोचो, एक इंसान किससे मोहब्बत करे, अचानक वो शख्स गायब हो जाए और फिर काफी अरसे बाद उसको मिले और तब भी उसकी हर बात सुनने से इनकारी हो, तो फिर इंसान इतना संगीन कदम तो उठाएगा ना। पलवशा ने पुरसोच नजर उसको देखा था और जरा टेबल पर आगे को झुके। जब तुम अपने मुंह से उनके हक में बात कर रही हो तो कल ही क्यों नहीं तुमने उनसे सुलह करके बात रफा दफा की? क्योंकि ये जो मेरा दिमाग है ना, ये मुझे उकसाता है कि मैं उन पर यकीन ना करूं। जरमीना ने पहलू बदलते हुए बेचैनी से कहा। अच्छा, मेरे पास एक हाल है। बकौल तुम्हारे ओरहान भाई ने तुम्हें बताया कि वो जिस शख्स से बात करते उस दिन वो शख्स आसिफ अंकल हैं, यानी कि आशा के वालिद। तो क्यों ना तुम एक दफा उनसे ही ये बात कंफर्म कर लो। यार, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं उनसे पूछूं जाकर, और अगर वाकई सच्ची हुई ये बात तो वो क्या सोचेंगे? शोहर पर यकीन करने की बजाय उसके इहलाक के मतलब गवाही लेने आ गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। जरमीना ने हाथ जोड़ते हुए कति अंदाज में कहा और पलवशा से चौंकी। ठीक है, तो फिर सोचती रहो, इंतजार करती रहो। अपने इस इंतजार के चक्कर में तुम इस खूबसूरत वक्त को अपने हाथों से आग लगा देना। पलवशा उसको गुस्से से घुटती हुई बैग चेयर से उठाती हुई खड़ी हो गई थी। किधर? जमीना उसको खड़े होते हुए देखा, उसे सर हिलाकर सवाल किया। अपने ख्यालात से बाहर निकले मोहतरमा, तो आपको याद आए कि डॉक्टर जाहिद का पीरियड है और टेस्ट भी। जमीना की बात सुनकर हाथ में पहनी हुई गोल्डन घड़ी देखती हुई अपना सामान जल्दी जल्दी समेट कर खड़ी हो गई थी। या अल्लाह, 12 बजने वाले हैं, जल्दी चलो वरना वो क्लास में भी घुसने नहीं देंगे। वो पलवशा का बाजू थामते हुए बैग कांधे पर लटकाती हुई तकरीबन भागते हुए डिपार्टमेंट की जानब बढ़ी थी। वो जरमीना को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद अब आसम मलिक के घर में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ इत्मीनान का इंतजार करा था। उसके बाद उसे आसम मलिक से एक केस के मतलब बात करके पुलिस स्टेशन जाना था। दरवाजा खुलने की आहट पर उसने मोबाइल की स्क्रीन से सर उठाकर सामने आते हुए इब्तिसाम को देखा, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से शुरू हो रहा था। तेरी हिम्मत कैसी हुई किसी के बैंक के साथ जूम करने की? गैरत बेच खाई थी तूने अपनी? इब्तिसाम उसके सर पर पहुंचते हुए दारा और रहा ने हैदर से आबरू उठाकर उसको देखा। क्या कहना चाह रही हो?
आराम से बैठकर तहम्मुल से बात करो, ओरहान ने हल्की आवाज में उसे कहा। और इब्तिसाम का गुस्सा काबू में न आया था। कल रात से वो अंगारों पर लौट रहा था। उसको यकीन नहीं आया कि उसका दोस्त, बचपन का जिगरी यार, इस हद तक आगे बढ़ जाएगा। उसकी बात सुनते हुए इब्तिसाम को और ज्यादा तैश आया। जरा सा झुककर उसने दोनों हाथों से ओरहान के ब्लैक हाई नेक को सीने से दबोचा था और एक झटका देकर उसको खड़ा किया। ओरहान ने हैरत से उसके दोनों बाजू को अपने गिरबान जकड़े हुए देखा था। उसको इब्तिसाम के पुरतैश रवैये की वजह समझ न आई। पागल हो गए हो इब्तिसाम, गिरबान छोड़ो और तमीज से बात करो बैठकर। ये क्या जाहिलू वाला तरीका है? ओरहान एक बार फिर से उसको तहम्मुल से समझाना चाहा, पर वो अब भी उसका गिरबान पकड़े हुए खड़ा था। ओरहान को भी अब उस पर तैश आने लगा। तू इसी ही अंदाज के काबिल है घटिया इंसान। तुझे शर्म नहीं आई इतनी सती हरकत करते हुए? तूने उसको अगवा किया और धमकी देकर उसको राजी किया। ओरहान तो इतना गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था कभी। इब्तिसाम हजियानी कैफियत में उसके चेहरे पर धरा था। उसका गिरबान छोड़कर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। ओरहान ने मुंह पर हाथ रखे हुए होंठ पीछे और झुककर टेबल पर पड़े हुए टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालकर अपनी नाक से निकलते हुए होंठ को साफ किया। तो तुझ तक भी पहुंच गई ये खबर? वो तरण से बुझे हुए लहजे में बोला और इब्तिसाम फिर गुस्से से बिफरा उसकी सिमत भरा था। लेकिन इस बार ओरहान ने उसके गिरबान पकड़ते हुए उसको अपनी हरकत से बाज रखा। क्योंकि मैं जल रहा था, मानता हूँ गलत किया, नहीं करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था उसका, लेकिन आहट कब तक? वो तो ढूंढ कर मुझसे ही मेरी उस बात पर गई है जो मैंने कभी की ही नहीं। इतनी अजियत में वो रहती रही और मुझे भी रखा। चलो उसकी अजियत तो उसके खुद साता थी। सच की बिना पर मुझसे नफरत करते हुए खत्म हो गई, मगर मेरा क्या? हाँ, मैं आज तक सजा काट रहा हूँ इस गुनाह की जो कभी मैंने किया ही नहीं। वो दीवानगी के हाथ पर खड़ा हुआ इब्तिसाम को दिक्का देकर अपने बाल मुट्ठी में जकड़ हुए चलाया था और अब हैरत में पड़ने की बारी इब्तिसाम के थे। बाहर ड्राइंग रूम में आते हुए आसम मलिक भी दोनों की बातें सुनकर ठटक गए थे और अंदर जाने का इरादा तर्क किया। वहीं पर दरवाजे की आड़ में खड़े हो गए थे। क्या मतलब है? इब्तिसाम उसकी सिमत पर तवा बोला और हाने जहमी नजर उठाकर उसको देखा था। जो गुनाह किया ही नहीं है उसकी सजा काट रहा हूँ अब तक। आज से 3 साल कबल तुम्हारे डैड के साथ किसी होटल में बैठा हुआ लंच कर रहा था। जब अंकल ने मुझसे पूछा मेरी पसंद की बामर, तो मैंने बताना चाहता था उनको कुछ, क्योंकि मुझे डर था कि वो कहीं आगा जानकर न बता दे। मैंने उनके सवाल का जवाब इनकार में दिया और ये बात वहां पर आई भी जमीना ने सुन ली और उसको लगा कि मैं खेल रहा हूँ उसके साथ। और उस दिन ही छोड़ दिया उसने मुझे, बगैर मेरी बात सुने मुझे कुछ बताए। और आज तक मुझे वो इस बात पर नफरत करती रही है जो मैंने की ही नहीं। रोज चलता हूँ उसकी नफरत हकात पर भी नजरों से। मैं, तुझे क्या पता कैसा लगता है उस इंसान की, उस शख्स की नफरत सहना जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। तू नहीं समझ सकता कभी भी। पिछले 3 साल कम अरसा नहीं होता। 3 साल यानी कि 1094 दिन कि हर घंटे में इस अजियत से गुजरा हूं कि कहाँ मेरी मोहब्बत में कमी रही, कहाँ मैं गलत था कि वो मुझे एक हरफ आहर भी बताए बगैर चली गई। कल रात ये वजह मुझे बताई गई और अब भी सजा ही काट रहा हूँ क्योंकि अभी भी यकीन नहीं आया उसको मेरे इश्क का। उसकी गमों से नडाल उठी हुई आवाज ड्राइंग रूम में गूंजती। आसम मलिक कुछ सोते वहां से हटे थे। और हान, तू सुन मेरी बात। इब्तिसाम उसके हाल देखकर उसकी सिमत भरा और हान ने उसको हाथ उठाकर करीब आने से बात रखा था और खुद उठता हुआ लंबे लंबे डग पड़ता हुआ डाइनिंग रूम से निकलता हुआ कार पोर्च में आया और कार में बैठते हुए कार स्टार्ट करता हुआ जरा से गाड़ी का कार पोर्च से निकालता हुआ सड़क पर दुरा गया। उसकी कार स्टार्ट होने के बाद पर इब्तिसाम सोफे पर बैठा हुआ अपना सर थाम गया था। वो न जाने कितनी देर तक बेमकसद सड़क पर गाड़ी दुराई जा रहा था। गुस्सा था, अफसोस था, जो खत्म होने में आया ही नहीं था। वो थक गया था। अपनी एक जैसी कैफियत से सड़क के किनारे गाड़ी रोककर उसने अपना सर स्टीयरिंग व्हील से निकाला। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठा रहा। मोबाइल की मैसेज भी पर उसको होश आया था। सीधे होकर डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल उठाया और मैसेजेस खोले। फ्री हैं तो लेने आ जाइए या मैं कैब में आ जाऊं। जमीना का मैसेज पढ़कर थोड़ी हैरत तो हुई मगर जवाब लिखने लगा, वेट आई एम कमिंग। मैसेज सेंड करने के बाद उसने अपनी आंखों पर काले सनग्लासेस लगाए थे ताकि शुरू होती हुई आंखों को उसे छुपा सके और गाड़ी स्टार्ट काटकर अब उसका रूह जमीना की यूनिवर्सिटी की जाना था। तुम किसके साथ जाओगी? वो दोनों लास्ट पीरियड लेने के बाद गार्डन एरिया में बैठी जब पलवशा ने उससे पूछा और हान को मैसेज किया है वो आएंगे। चलो फिर मैं भी इंतजार कर लेती हूँ जब तक नहीं आ जाते वो। पलवशा ने उसको देकर कहा था और जमीना ने सर असबाब में हिला दिया। फिर क्या सोचा आगे का? ड्राइवर को इंतजार करने का मैसेज करके वो घास पर लेटने के अंदाज में सर कोहनी पर टकाए हुए बैठी जमीना को देख लेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि वो सच बोल रहे हैं। जमीना ने नजर झुकाए हुए जवाब दिया। पलवशा मुस्कुरा दी। तो बस फिर खत्म करो ये सब और सुलह कर लो। कब तक ऐसे ही लड़ती रहोगी? पलवशा ने एक बार फिर वही हाल दिया था उसको, जिस पर जमीना ने चेहरा उठाकर उसको देखा। लेकिन दिमाग इसका क्या करूं? पलवशा उसके मुंह से निकलने वाली बात सुनकर नहायत ही बदमजा हुई। छोड़ दो, तुम लड़ती रहो। उसने हाथ के इशारे से उसको दफा हो जाने को कहा था और जमीना ने मुस्कुराहट सब करके अपना मोबाइल उठाया
جس کی اسکرین پر میسج چمکا تھا، کہاں ہو؟ میں تمہارے کیمپس کے باہر انتظار کر رہا ہوں۔ ارحان کا میسج پڑھ کر وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تھی۔ پلوشا بھی منہ بسوڑے کھڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ قدم بڑھائے ہوئے دونوں گارڈن سے باہر آئی تھی۔ زرمینا نے اس کا ہاتھ تھام کر ہنستے ہوئے اس کو بھی جانب کھینچا، چل نہ کر لوں گی بات، تم تو نہ ڈوٹو، پھر میں کس کو مناؤں، معصوم میں۔ زرمینا نے پلکے پٹپٹا کر اس کو دیکھا تھا اور پلوشا نے ایک کوہنی اس کے بازو پر ماری، تم اور معصوم، ہاں ہاں ہاں، اتنا جھوٹ بولو جتنا سامنے والوں کو ہضم ہو سکے۔ بیٹا میں بہت ہی معصوم ہوں، دیکھو میری شکل کتنی معصوم ہے، بالکل چھوٹی بچی جیسی۔ وہ دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آ گئے تھی اور پلوشا کی گاڑی سامنے کھڑی نظر آئی۔ بس کر دے، یہ دیکھ ہاتھ جوڑ رہے ہیں میرے۔ پلوشا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور زرمینا کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ کچھ دور بلیک سوک میں بیٹھے ہوئے ارحان نے یہ منظر بڑی انماق سے دیکھا تھا۔ جاؤ جاؤ، معاف کیا، کیا یاد کرو گے کسی صحیح دل دوست سے پالا پڑا تمہارا؟ اسے برات دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پلوشا کو معافی تھی اور جس پر وہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ اب ڈرامے باندھ کر دیکھ تیرا شوہر کدھر ہے۔ پلوشا نے اس کو یاد دلایا اور پارکنگ میں آنے کا مقصد زرمینا نے آئی برو جھکا کر اس کی کار کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ ارے ہاں، ہم تو گھر جانے کے لیے آئے تھے نا۔ زرمینا نے ہلکا سا ہنس کر بھی تلاش جاری رکھی تھی اور ارحان اس کی متلاشی نظر کو دیکھ چکا تھا اور گاڑی کا ہارن بجا کر اس نے زرمینا کو بھی طرف متوجہ کیا جو اس نے ایک ہارن میں ہی دیکھ لیا تھا۔ بول رہے چلو اللہ حافظ سڑی ہوئی لڑکی۔ زرمینا اس کو بولتے ہوئے ہنستے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی تھی کیونکہ پلوشا نے اپنا بیگ اس کو مارنے کے لیے نشانہ تان لیا تھا۔ وہ فوراً ارحان کے کار تک پہنچی اور دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا جو فوراً ہی کھول دیا گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ اندر رہتے ہوئے خود بھی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ارحان ایک سرسری نظر اس پر ڈالے تھے۔ السلام علیکم، زرمینا اس کو دیتے ہوئے سلام کیا تھا۔ ارحان کو اندر ہی اندر ہاتھ کا زوردار جھٹکا تو لگا تھا پر اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اس نے زرمینا کو مختصر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ بھاری آواز کار میں گونجی اور زرمینا نے اس کو آنکھیں ترچھی کر کے دیکھا جس کی کالی چمکدار آنکھیں سیاہ سن گلاسز کے پیچھے چھپی ہوئی سڑک پر مرکوز تھی۔ لب سختی سے دوسرے میں پیوست نظر آئے تھے اس کو دیکھ کر زرمینا کو ایسا ہی لگا تھا کہ اب بھی وہ خفا ہے۔ ارحان نے اسے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی تھی۔ زرمینا کو کار میں دبیز خاموشی کھل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کار کے ٹیپ کا بلوٹوتھ آن کیا تھا اور اپنا موبائل کار کے اسپیکر سے کنیکٹ کیا۔ ارحان نے سرسری طور پر نظر سڑک سے ہٹا کر اس کی کارروائی کو جانچا۔ زرمینا نے موبائل کنیکٹ کرنے کے بعد اپنا پرفیوم کا والیوم تیز کیا تھا، اپنے فون کا والیوم تیز کیا۔ خوبصورت آواز نے کار کی دبیز خاموشی کو توڑا تھا اور زرمینا کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر گزرتے مناظر کو سانگ کے بول کے انجوائے کرتے ہوئے دلچسپی سے دیکھنے لگی تھی۔ ارحان نے نظریں موڑ کر اس کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ارحان کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھی گانے کے بولوں میں کھویا ہوا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سر پر توجہ قدرے کم ہو گئی تھی۔ سائڈ سے گزرتی ہوئی کار نے اس کی گاڑی کا تصادم ہوتے ہوئے بچا پر وقت اس نے بریک لگایا تھا ورنہ بہت ہی شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ یا اللہ، کیا ہوا؟ زرمینا میں دل پر ہاتھ رکھ کے سیدھی ہوئی سانگ کی آواز بند کرتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر ارحان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ارحان سے استفادہ کیا تھا جو یک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارحان، زرمینا نے اسٹرینگ پر رکھ کے اس کے ہاتھ کو ہلا جو کہ آگ کی مان گرم تھا۔ اس کو یوں کرنے سے ارحان جیسے ہوش میں آیا اور فوراً سیدھا ہو بیٹھا، نظریں سر پر واپس مرکوز کالی۔ ارحان، آپ کو تو بہت ہی تیز بخار ہے۔ زرمینا نے ذرا سا آگے ہو کر اس کے بعد ماتھے سے ہٹاتے ہوئے جلتے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارحان سانس لینا بھول گیا، آنکھیں بند کیے ہوئے اس کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کر رہا تھا۔ جل رہی ہیں آپ تو، مجھے ڈرائیو کرنے دے، اتنے بہار میں آپ گھوم پھر رہے ہیں، کیسے رہے ہیں؟ وہ سخت پریشان ہوتی جسے بولی۔ ارحان نے اس کی باتیں نظر انداز کر کے کار سٹارٹ کی تھی۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں ارحان، زرمینا نے تیز آواز میں اس کو پکارا۔ ارحان اپنا سن گلاسز اتار کر ڈیش بورڈ پر پٹھنے کے انداز میں پھینکا اور اس کو دیکھا۔ خاموشی سے بیٹھے رہو، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ اس کی ہلکی آنچ دیتی آواز اور لہو کے جیسے سرخ رنگ آنکھوں کو دیکھ کر زرمینا تھوک نکلتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس نے دوبارہ ارحان کو مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ پورا سفر خاموشی سے گزرا۔ گھر پہنچ کر ارحان نے مین گیٹ پر گاڑی روکی۔ جاؤ، ارحان نے پگاس کا چہرہ دیکھے ہوئے دھیمی آواز میں کہا مگر زرمینا کار سے نہیں اتری تھی۔ آپ بھی چلیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اندر چلے، کچھ کھائیں، پہلے اپنی میڈیسن لے کر جہاں جانا ہے چلے جائیے گا۔ زرمینا نے گھبرا کر اس کا چہرہ دیتے ہوئے کہا جو کہ جبڑے پیچھے ہوئے غصہ ضبط کر رہا تھا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان حرافات کا، کار سے اترو فوراً، مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ بغیر اس کے جنم دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا اور زرمینا کو بھی اس بات غصہ آیا۔ میں بھی نہیں اتروں گی کار سے اس وقت تک جب تک آپ اندر جا کر دوائی نہیں لے لیتے۔ وہ سینے پر بازو باندھے ہوئے قطعی لہجے میں بولی۔ ارحان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کو خالصتاً بیویوں والے روم میں دیکھا تھا اور اپنا ہاتھ کاٹ کے ہارن پر رکھ دیا۔
जिसके सबब मेन गेट के अंदर से खुला था। वो कार अंदर पोर्च में लेकर आया और बाहर उतर कर ज़मीना भी उसके पीछे पीछे अंदर अपनी बात मनवा लेने पर मुस्कुराती हुई उतरी थी और अंदर आगे जहाँ पर उसको ऊपर जाता हुआ देखा। वो अपना बैग लॉन्च के सोफे पर फेंकती हुई बुआ के साथ ही किचन में आ गई थी। उसने बुआ को दूध गर्म करने का कहा और खुद वो फ्रिज से ब्रेड और अंडा निकालती हुई जल्दी से सैंडविच बनाने लगी। 10 मिनट में वो 2 सैंडविच और गर्म दूध का ग्लास ट्रे में सजाए हुए कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। एक हाथ से ट्रे थामे हुए और दूसरे हाथ से उसने लॉक खोला और कमरे में दाखिल हो गई। और उसका कोच पे बैठा हुआ नजर आया था और दोनों बाजू सीधे कोच की पूंछ पर फैलाए हुए थे और साथ सीधा रखे वो छत को घूर रहा था। जमीना ने पर सरसरी सी नजर डाली और ट्रे टेबल पर रखे उसके सामने रखे। और ये लीजिए। जमीना के वहां पर वो चौंका सीधा हो बैठा उसके सामने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई। जमीना ने 2 गोलियां उसकी हथेली पर रखी जिनको वो फौरन मुंह में डालते हुए गर्म दूध का गिलास एक सांस में पी गया। दूध का खाली गिलास वापस टेबल पर रखते हुए वो खड़ा हो गया था। ये सैंडविच कौन खाएगा? जमीना ने गुस्से से वैसे ही पड़े हुए सैंडविचेस को देखा जिसको उसने छुआ तक भी नहीं था। वो गुस्से से नजरें उठाकर उसको देखने लगी जो हाथ में घड़ी बांध रहा था। उससे पहले कि वो कुछ बोलता या कमरे से बाहर निकलता, जमीना उसके नाक से निकलते हुए खून को देखकर परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी। गर्म दूध का गिलास एक सांस में पीने के सबब शायद अब्तसाम के दिए गए जहम में से एक बार फिर से खून निकलने लगा था। और ने नजर उठाकर हैरत से खुद से करीब तक खड़ी हुई जमीना को देखा जो आंखों में परेशानी लिए उसी को देख रहे थे। क्या हुआ? उसने आबरूज का उसको देखा। आपकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा क्या? वापस बैठे, यहाँ पर मैं मेडिसिन बॉक्स लेकर आती हूँ। उसने ओरहान को तशवीश से देते हुए उसका हाथ थाम कर वापस सोफे पर बिठाया और खुद वो अंदर ड्रेसिंग रूम के जाना बढ़ गई थी। 1 मिनट के बाद वो भारी मेडिसिन बॉक्स उठाए हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और बॉक्स टेबल पर रखा। आप सर सीधा कर रखें, ऊपर देखें जैसे कुछ देर पहले बैठे हुए थे। मैं ब्लड रोकने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद सुनता हुआ उसके बॉक्स पर झुके हुए सर को देखता हुआ जैसे उसने बताया था वैसे ही किया था और जमीना कॉटन गोल्स पर टिंकेचर डालती हुई सोफे पर टांगे ऊपर किए हुए उसके बराबर बैठ गई थी। और ने सर सीधा करके उसको देखना चाहता मगर जमीना उसका इरादा बांध के थी। उसके सीने पर एक हाथ से जोर देते हुए उसको उठने से बाज रखा। वो हल्के हाथ से उसके नाक से निकलते हुए खून साफ करने लगी। और उसके हाथों की नरमी महसूस करते हुए आंखें मौत गया था। दर्द तो नहीं हो रहा ना? जमीना ने इसको देते हुए पूछा था और ने हल्के से नफी में सर हिलाया। जमीना ने उसकी बात सुनते हुए साफ कॉटन एंटीसेप्टिक पर डुबो कर उसकी नाक पर हल्के हल्के लगाना शुरू किया ताकि दोबारा खून ना निकले और कोई इन्फेक्शन भी ना हो। वो उसके चेहरे पर झुकी हुई महारत से अपना काम कर थी और की उसकी गर्म गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ती हुई बेखुद कर रही थी। जमीना ने उठकर गीली कॉटन डस्टबिन में फेंकी और आंखें बांध के बैठे हुए और को देखा। वो मुस्कुराती हुई उसके बराबर ही बैठ गई। उसके नजदीक बैठे हुए उसको देखती रही थी। फ्राह सफेद पेशानी पर स्याह घने बिखरे हुए बाल और लंबी मुड़ी हुई काली पलकें, गोरी रंगत, उसकी वजाहत में 4 चांद लगाने वाली उसकी स्याह हल्केदारी। वो करीब आती चकटा अपने शोर को मुस्कुराती हुई नजर से देख रही थी। कितना प्यारा था वो और सिर्फ उसका ही। वो दिल ही दिल में खुद पर रश करने लगी थी। इसी लम्हे उन्होंने अपने माथे पर आए हुए बाल पीछे धकेलता हुआ सीधा होकर बैठा और जमीना उसके यूं अचानक जागने पर बौखलाकर अपने और उसके दरमियान फासला बना गया। और ने हैरत से गर्दन मोड़ उसको देखा था और जब उसको बात समझ आई तो वो मसरूर सा मुस्कुराया था जिससे उसका डिम्पल नुमाया हुआ। जमीना फौरन नजरें झुका गई थी और अपनी जिम बढ़ाने के लिए सवाल किया, ये आपको चोट कैसे लगी? लड़ाई? उस पर नजर जमाए में मुख्तसर जवाब दिया और जमीना ने नजर उठाकर गुस्से से उसको देखा। आप थकते नहीं है लड़ लड़कर? हर किसी को मारते रहती हैं। ये खुद खाकर आई हैं सामने वाले की तो हड्डी पस्ती एक कर दी होगी ना आपने? वो गुस्से से उसको देती बोली थी और हाने पुरशौक नजर को ही देख रहा था। क्या? पूरी बात का जवाब दें। वो झुंझलाते हुए बोली, अंदाजा नहीं कर पाई थी कि सामने बैठा शख्स उसके अंदाज पर बहकता जा रहा था। इब्तिसाम ने मारा है। वो हमार से बोझल होती हुई आवाज में बोला और जमीना उसकी बात सुनकर आंखें पाड़ी सीधी हुई थी। क्या? क्यों? आपने भी मारा फिर उनको? और महमूद आंखों से उसका हैरान चेहरा देखा। उसकी कमर पर हाथ डालकर उसको खुद से करीब किया और जमीना को अब जाकर कहीं उसकी कैफियत का अंदाजा हुआ था। उसका चेहरा अपने करीब देखते हुए उसकी आंखों में हमार की सुर्खी देखकर जरा बुखलाई थी। उसके सीने पर बोझ डालकर वो सीधी हो गई थी। बताए ना, आपने भी मारा उनको? जमीना ने उसे जरा सा फासला बनाकर एक बार फिर से सवाल दोहराया था। नहीं मारा मैंने। उसके जज्बात में भीगी हुई आवाज जमीना के कान के पास गूंजी। सर झुकाए उसकी गर्दन पर झुका। उसके वजूद से फूटते हुए परफ्यूम की खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। जमीना के हाथ पैर फूलने लगे थे। उसने अपने हाथ की उंगलियां और के दोनों कांधों में पेवस्त काट दी थी और मुस्कुराता हुआ एक हाथ पीछे ले जाकर उसके बालों से पोनी अलग करता हुआ उसके बुरे रेशमी बाल पूछ पर बिखेर गया था। अब आंखें बांध किए उसकी खुशबू को महसूस करने लगा।
जरमीना हॉर्न्स उसके कानों से थामे हुए गहरी सांस लेती हुई अपनी 200 की स्पीड पर दौड़ती हुई सांसों को बहाल करने की कोशिश में थी। वो उसकी गुर्बत में पिघलती जा रही थी, मगर एक बार भी उसने ओरहान को खुद से दूर ना किया। ओरहान ने उसके बाद उसके कान के पीछे आराज कर अपने लब उसके कान की लो पर रखे। जरमीना उसके देखते हुए लम्ब से अंदर तक कांप उठी थी। अपने हाथों से उसने ओरहान की शर्ट सीने से दबोच ली। ओरहान अपने लब उसके कान से हटाता हुआ मुस्कुराते हुए हमार अलू नजरे उसके चेहरे पर टका गया था, जो कि आंखें मीचे हुए गहरी सांस भर थी। ओरहान महमूर होता हुआ उसके गुलाबी होंठों पर नजरें जमाए उसी पर झुका हुआ था, पर जरमीना उसकी नाक की चोट का ख्याल करते हुए उसकी गर्म सांसें अपने होंठों पर महसूस करती हुई फौरन अपना चेहरा मोड़ गई। ओरहान ने जट से आंखें खोलकर उसको हया से शुरू होते हुए चेहरे को देखा था, जो वो कुछ और ही समझा था। एक सर्द सांस उसके माथे पर हाथ करता हुआ खड़ा हुआ। ओरहान को ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंडा यह पानी उसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से मारा हो। एक बार फिर उसको ठुकरा गए थे। गुलाब बीता हुआ उसके बराबर से उठा और जमीना ने हैरत से आंखें खोली और सूरज चिराग जबरे बीच में खड़े ओरहान को देखा, जो अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाता हुआ कमरे से बाहर आंधी की मांड निकला था। जरमीना उसको रोकना चाहती थी, उसको बताना चाहती थी कि उसने जानबूझ के नहीं बल्कि उसकी हाथरी मुंह फेरा था, मगर उसको अपने पैरों में इतनी जान बचती हुई मालूम ना हुई कि उसके पीछे जाए। और अब तक होली होली उसकी गुर्बत के जरिए से लज रही थी। कोई बात नहीं, मैं रात में उनको खुद बता दूंगी। वो हल्की शर्मीली मुस्कान लबों पर सजावे खुद गुलामी करते हुए बोली, उसकी कैफियत से सरासर अनजान। वो ओरहान से दोबारा मुलाकात का सोचती शर्म से लाल हो गई थी, ये जाने बगैर कि उसको इस मुलाकात की मोहलत नहीं मिलने वाली आज। एक बार फिर आज जमीना ने उसको ठुकराया था, उसको रद्द किया था, बगैर किसी सफाई, बगैर किसी उम्मीद के उसके सामने सुलह का हाथ बढ़ा गया था, मगर बदले में क्या मिला? रद्द किए जाना, हकाना से मुंह फेर लेना। वो दीवाना हो रहा था। सर का दर्द, बुखार और ऊपर से एक बार फिर ठुकराए जाने का गम वो अंदर ही अंदर जलने लगा। कतरा कतरा भस्म होने लगा उसका वजूद का। उसको समझ आया कि वो क्या करे। उसे ना नजर आने वाली आग को कैसे बुझाए। वो अपने थाने की हदूद में दाखिल ही हुआ था कि उसके स्टीयरिंग पर जमे हुए हाथ डगमगाने लगे। वह फौरन ब्रेक पर पैर रखता हुआ कार सड़क के किनारे रोक गया। ये कदरे सुनसान जगह थी, जहाँ पर बहुत देर से उसकी घात लगाए बैठी हुई दो सियाह गाड़ियां उसके कार की आगे पीछे आकर रुकी थी। और हाँ ने नजर उठाकर अपनी विंडो स्क्रीन से सामने नजर आती हुई सियाह गाड़ी को देखा था और अपनी गांड सीट से थोड़ा सा उछलकर पीछे पैंट में रास्ता था। वो पुलिस स्टेशन के टेलीफोन पर अपने मोबाइल से बैल देता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हेलो एएसपी साहब, कैसी हो? सुना है तुमने शादी का ली, हमारी बुलबुल को लेकर उड़ गए तुम। जरा बनक भी ना लगने दी हमें, कुछ तो बता देते जानी। सामने ड्राइविंग सीट से रेड टी शर्ट और ब्लैक जींस में गले में सिल्वर चेन डाले हुए शहीद बाहर निकला और आने गुस्से से अंगाराती हुई आंखों से उसको देखा था और पूरे इस रात तरीके से मुस्कुराया। उस दिन तुझे जिंदा छोड़कर गलती हो गई थी, ये बताने आया ना आज तो। चल है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हूं ना अपनी, अभी तुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ। बहुत सही वक्त पर आया है तो। वो जहाना अंदाज में आगे बढ़ता हुआ उसका गिरबान पकड़कर एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर जुड़ गया था और शहीद जमीन पर गिरा था। उसके साथ आए हुए 7 अफराद ने चलाते हुए ओरहान को दबोचा। शहीद फौरन खून थूकता हुआ हब्बासत से मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ, अपने बंदूक को उससे दूर होने का इशारा किया। उसके एक हाथ के इशारे पर लड़के अपनी जगह पर थाम गए थे, लेकिन इनमें से 2 ने ओरहान को दाएं बाएं जानब से बाजू से पकड़ लिया था। ओरहान के चेहरे देखते हुए तंजिया मुस्कुराया था। हा हा हा, इन बच्चों को अपनी हिफाजत के लिए लाए हो तुम? हा हा हा, क्या यार, बिल्ड अप योर गेम। वो अरहान तहजीक अंदाज में तहीस अमेज अंदाज में एक झटके से दोनों लड़कों से अपने बाजू छुपाता हुआ सीधा खड़ा हुआ था। शहीद ने अपने आदमी को पुलिस को उठाने का इशारा किया था। वो सामने खड़े शख्स को जानते तक ना थे, तभी बेसब्री हो जा रहे थे, मगर शहीद 2 दफा उसे पीट चुका था और इस बार इस इरादे से बिल्कुल आया था, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। नहीं नहीं, हमारे भाई को अभी कुछ ना करना, असल में खून बहुत जल्दी उबाल मारता है भाई साहब का। नहीं जानी, आज तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुमने शाही बाड़ी को मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जो पूरी जिंदगी क्या, बल्कि तू तो मर जाए ना आज। फिर जो तो तेरी एटम बीबी है ना, उसको दूंगा तुम्हारे हिस्से की सजा रोज रात। उससे आगे कुछ कहता कि उठाने पलक झपकने से भी पहले पैंट में से गन निकालकर उसके कंधे का निशाना लेते हुए उस पर गोली चलाई। शहीद दिल हराश चीख के साथ ही जमीन बोस हुआ था। आइंदा इसका जिक्र तेरी नापाक जुबान से निकालने के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुझे। ओरहान उसकी बीवी पर लात मारता हुआ आगे बढ़ा और शहीद के बंदे आंखें फाड़े हुए उसको देखने लगे। उन्हें कतई उम्मीद ना थी कि उसके पास गन भी होगी और वो यूं शहीद पर गन चला भी देगा। पकड़ो इस हरामजादे को, खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जान से बचकर ना जा ये आज। शहीद जमीन पर तरफ तवा चलाया था और हाँ ने आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर थूका और पीछे से आते हुए दोनों बंदूक के कदम अपनी जान महसूस करते बर वक्त मुड़कर दोनों का सर एक दूसरे से बुरी तरह से टकराया था। वो दोनों अपना सर थामे जमीन पर बेहोश हुए थे। फिर औरहान ने आगे बढ़कर शहीद को गाड़ी में डालते हुए 2 आदमी की कनपट्टी पर अपनी गन का बहुत जोरदार तरीके से मारा था। उनमें से एक इसी वक्त दर्द की
शदीद लहर ना बर्दाश्त करते जमीन बोस हुआ था, जबकि दूसरा अपनी कनपट्टी से लाता हुआ मुड़ा वो तेज धार चाकू से ओरहान के कांधे पर वार किया। खून अबशार की सूरत में उसके कांधे से निकलने लगा था, जिसका उसने जरा नोटिस लिए बगैर इस चाकू थामे लड़के के हाथ पर एक जोरदार किक मारकर वो चाकू उसके हाथ से गिरा था। वो उसके गर्दन दबोच कर एक महसूस रख दबाई, जिसकी बिना पर वो लड़का इधर जमीन पर गिरा था। पीछे से हैरानी से उसको देते हुए दो लड़कों ने जब उसका रूह अपनी जान बढ़ते हुए देखा तो थूक निकला और उनको तो कुछ पैसे देकर यहाँ पर एक आदमी मारने के लिए बुलाया गया था। वह मासूम क्या जानते थे कि यहाँ अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। और रान सरापा जाओ जलाल बना हुआ था, किसी चीज का खौफ यहाँ पर डर नहीं था उसको, सिर्फ इस वक्त सर पर खून सवार था। उसको अपनी जानब बढ़ता हुआ देखकर दोनों में से एक लड़के ने उसके सर का निशाना लेकर लकड़ी का किल्लू वाला डंडा उसको मारना चाहता। वो फौरन उसका इरादा बामता हुआ नीचे हुआ और फौरन 2 फीट मारकर उसको उसके पीछे आया था और उसका गर्दन दबोच कर उसे जमीन पर गिरा गया था। फिर उसको छोड़ा। वो दोनों भागते हुए लड़कियों के जाना पड़ा, जो कि जान बचाकर भागना चाहते थे। बुरहान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सर पर फेंक कर अपनी गन निकालते हुए निशाना लेकर उसके पैर पर गोली मार दी। वो इधर ही जमीन बोस हुआ था। इस पूरे दौरान पहली बार ओरहान अपनी पुष्प से नावाकिफ हुआ था। इसी बात का फायदा उठाते हुए शहर के आखिरी आदमी ने लकड़ी का किलवा डंडा सरक से उठाकर ओरहान की पुष्प पर मारा। कीलें उसके गर्दन और पुष्प पर घुस गई थी। ओरहान को पहली बार जलन सी महसूस हुई थी। वो दोनों हाथ पीछे पुष्प पर ले जाकर पूरी कुव्वत से डंडा अपने गोश्त से बाहर निकालने लगा। डंडा बाहर निकालकर उसने एक बार फिर सर पर दूर फेंकते हुए इस बंदे को देखा था, जो अपने आप को बचाने की कोशिश में लदरते हुए टेढ़ी मेढ़ी टांगे चला रहा था। ओरहान उसकी चलती हुई लातों से बचा, लेकिन फिर भी लातदार वार ओरहान के पेड़ पर काट चुका था। बिलाहर उसके इधर उधर चलती हुई टांगों को उसका गला दबोचे पूरी कुव्वत से जमीन पर पटकते हुए काबू कर चुका था। उसकी नजर इस सब के दौरान कांधे पर हाथ रखे हुए गाड़ी में बैठते शहीद पर पड़ी, जो पूरी तैयारी के भागने के चक्कर में था। ओरहान उसको गाड़ी में बैठा हुआ देखते हुए फौरन गाड़ी निकालते हुए उसकी गाड़ी के पीछे दोनों टायर ब्रास्ट काट गया। खून बहुत ज्यादा बह जाने के बायस ओरहान पर खून की तारी होने लगी थी। वो अपने लड़खड़ाते कदम को काबू करता शहर की गाड़ी के जाना बड़ा दरवाजा खोलते हुए लदरते हाथों से उसका गिरेबान थामते हुए उसको गाड़ी से बाहर सड़क पर धक्का दिया। उस दिन तो मेरे हाथों से बच गए थे ना, मगर आज तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा मैं। ओरहान उसके पेड़ में जोरदार ठोका मार गया था। शहीद गठरी बना हुआ जमीन पर पड़ा कर हार रहा था। ओरहान ने उसके हाल पर जरा रहम ना खाया। उगार निकालते हुए उसके माथे पर ताने मौत अपनी आंखों के सामने देते हुए शहीद ने भी अपने अंदर बची कुछ भी हिम्मत मुजतमा करके ओरहान की टांबा पूरी कुव्वत से लात मार दी। इसी पल वह जमीन बोस हुआ था। उसके हाथ से निकलकर जमीन पर गिरते हुए गन शहीद ने उठाए। ओरहान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। फिर कुछ ना पता चला उसे कि आगे क्या हुआ है। आंखें बंद होते होते ओरहान ने एक आखिरी आवाज अपने इर्द गिर्द पुलिस की गाड़ियों के सायरन की सुनी थी। वह मसलसल आने वाले वक्त के बारे में सोचती हुई शर्मा जाती। जल्दी जल्दी उसने बुआ की मदद से ओरहान की तमाम पसंदीदा डिशेस बनाई थी अपने हाथों से। बुआ ने अपनी नई मालकन को शादी के 2 दिन बाद यूं किचन में खुशी खुशी काम करते देखकर दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहने की सच्चे दिल से दुआ की थी। किचन में 2 घंटे सिर्फ करने के बाद वो रूम में आई और अपना दुपट्टा बेड पर उछालते हुए फौरन ड्रेसिंग रूम में घुस गई। आधा घंटे के बाद ही बाहर निकली तो खूबसूरत ब्लैक फ्रॉक में मलबूस थी, जिसको आगे पीछे से डीप गला था। कमर से फ्रॉक बिल्कुल फिट, जबकि थोड़ा नीचे जाकर बहुत ही घेरेदार थी। उसके साथ ही जमीना ने स्याह चूड़ीदार पजामा पहना और दुपट्टा भी स्याह नेट के कपड़े का था। जमीना ने अपने गीले बालों को तौलिए से खुश करते हुए अपना आप आईने में देखा। वह खुद अपना सरापा देखकर शर्मा गए थे। हल्की शर्मीली मुस्कान के साथ अपने गीले चमकते हुए चेहरे पर उसने लोशन लगाया और बाल जल्दी जल्दी स्ट्रेट करने लगी। लंबे बूढ़े बाल स्ट्रेट करके उसने पुष्ट पर खुले छोड़ दिया, क्योंकि आज दोपहर उसने नोट किया था कि ओरहान ने उसके बंधे हुए बाल खोल दिए थे, यानी कि वो उसको खुले बालों में ज्यादा बाती थी। आज वो पूरी उसके रंग में रंगना चाहती थी। मुकम्मल उसकी पसंद पर तैयार हुई और उसकी ख्वाहिश थी आज। चेहरे पर उसने कोई भी मेकअप ना किया था, अलबत्ता होंठों को ब्लड रेड लिपस्टिक की कलर की लिपस्टिक से रंग दिया था। वो कानों में गोल्डन झुमके डाले हुए अपनी स्राहीदार गर्दन पे उसने ओरहान के नाम का इनिशियल लेटर वाला नेकलेस मोहब्बत से मुस्कुराते हुए छुआ था और अपनी उंगली में मुकेद ओरहान की दी हुई अंगूठी पर अकीदत से अपने लब रखे थे। मुझे यकीन है आप पर, आपने झूठ नहीं बोला मुझसे। इतनी सच्चाई से कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। आपकी आंखें आपके हर लफ्ज की गवाह थी, लेकिन अगर फिर भी झूठ है तो मैं एक आखिरी बार आपसे ये हसीन धोखा खाना चाहती हूँ। एक आखिरी बार अपनी मोहब्बत को इतने अरसे बाद मैं फिर से आजमाना चाहती हूँ ओरहान। वो अपने आप को मिरर में देते हुए हालात में ओरहान से मुखातब थी। इसी लम्बे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो यूं अपने ख्यालात के बीच हलल पड़ने पर बुरी तरह से चौंकी थी। अपने दिल पर हाथ रखते हुए उसने अपनी तेज चलती हुई धड़कनों को मुस्तहकम किया। उसको लगा कि दरवाजे पर दस्तक देने वाला ओरहान है। एक आखिरी नजर अपने सरापे पर डालकर अपनी हयात से बोझती हुई पलकों को उठाती वह दरवाजे की सिमत आए थे। दरवाजा खोला। माशाअल्लाह,
दुल्हन बेगम, आप तो चांद का टुकड़ा लग रही हैं। बुआ की आवाज़ पर उसने झट से सर उठाया और हाँ नहीं था। वो फीका सा मुस्कुरा दी। इस वक्त वो सिर्फ अरहान को देखने की ख्वाहिशमंद थी, इसलिए बुआ को भी अभी अपने सामने देखकर दिल ही दिल में नहायत ही बदमजा हुई। शुक्रिया बुआ, कोई काम था आपको यहाँ पर? यहाँ आई इंटरकॉम पर मुझे बुला लेती। जरमीना ने धीमी आवाज में कहा था और बुआ मुस्कुराते हुए अपने आने की वजह बताने लगी। दुल्हन बेगम, नीचे आसफ साहब उनकी साहबजादी आयशा साहब आई हैं। मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, दोनों को आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। अरे भाभी आई हैं, आप फौरन किचन में जाकर चाय का इंतजाम करें, मैं आती हूँ। वो खुश होती हुई मोड़ी और बेड पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाकर खुद पे अच्छे से लिपेटते हुए पैड में ब्लैक खुद से डालते हुए तेजी से सीढ़ियां अप उड़ कर गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उसकी चाहते हुए आवाज ड्राइंग रूम में गूंजी। आयशा और आसम मलक ने हम वक्त सर उठाकर पूर सजी जरमीना को देखा। दोनों ने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा था। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहू, कहीं जाने का इरादा है? आसफ साहब ने मुस्कुराते हुए से पूछा और जरमीना शर्माते हुए मुस्कुरा दी। अभी तो नहीं अंकल, आप लोग बताएं, हैरियत से आए हैं ना? हाँ बेटे, सब हैरियत है। आप यहाँ आकर बैठो हमारे पास, हम दोनों बाप बेटी कुछ बातें करने आए हैं आपसे। वो अपने बराबर में आयशा और खुद के दरमियान उसकी जगह बैठने की जगह बनाते हुए बोले और जरमीना फौरन तबावदारी से सर असबात में हिलाती हुई उनके साथ बैठ गई थी। आसफ साहब ने उनके सर पर शफकत से हाथ रखा और अपनी बात की शुरुआत की। बेटे, आज सुबह इब्तिसाम और अरहान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मैंने सुन लिया, जिससे ये अंदाजा लगा सका हूँ कि अरहान बहुत ज्यादा अजियत में है। वजह आपके और उसके दरमियान 3 साल कबल पेश आने वाली गलतफहमी। बेटे, अगर मुझे पता होता कि आप दोनों के दरमियान ताल्लुकात इस बात की वजह से खराब हुए हैं तो मैं उसी दिन ही सही कर देता। सबब कसूरवार आप नहीं है। सिनफे नाजुक होते ही वाकई जज्बाती होती हैं। आपने उस दिन आधी बात सुनी, उस पर यह आहद कर लिया कि अरहान आपको धोखा दे रहा है। बेटे, मुझे नहीं मालूम कि उसने अपने किरदार की आपके सामने गवाही दी है या नहीं, लेकिन मैं उस दिन का गवाह हूँ। मैं ही उसके साथ था उस दिन और वो मुझे नहीं बताना चाहता था आपके बारे में, क्योंकि आप जानती हैं अब्बास मेरा बचपन का साथी था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, तो वो इसलिए मुझे आपके बारे में नहीं बताना चाहता था। अगले दिन उसको खुद पेशावर जाना था और ये बात वो बजाते खुद अपने वालिदैन को बताना चाह रहा था। बस अब इतनी सी बात की सजा भुगती है उसने। बेटा, आपको अंदाजा नहीं किन हालात से वो लड़का दो चार हुआ आपके चले जाने के बाद। आपने भी बहुत कुछ सहा, लेकिन आपकी उसके लिए नफरत ने आपकी तकलीफ में कमी कर दी गई होगी। पर बेटे, उसने ना आशनाई में गम सहा है बहुत अरसे। उसकी बात सुनते जमीना पे हैरत के पहाड़ टूटे थे। यानी उसके दिल ने ठीक कहा था कि और हाँ सही था, वो बिला वजह उसको इतनी तकलीफ देती रहे। हाँ जमीना, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाई ने वाकई बहुत कुछ सहा है तुम्हारे बाद। वो हंसते तक नहीं थे, हंसना तो दूर मुस्कुराना तक भूल गए थे। और हम परेशान के न जाने अचानक ये एक खुशबाश इंसान को यूं क्या हुआ। भैया से लातादाद बार पूछा, उनसे उससे खुद पूछा तुम्हारे बारे में कि कहाँ है वो लड़की जिससे आप शादी करना चाहते हैं, तो वो ये कहकर बात खत्म कर देते कि वो छोटी है, पढ़ रही है अभी। दर हकीकत ये बात ही बाबा ने आज मुझे बताई। जरमीना प्लीज इस सजा को खत्म कर दो, भाई के लिए प्लीज मेरी जान। आयशा उसका चेहरा थमते हुए आंखों में आंसू लिए बोली थी और जरमीना उसके गले से लगते हुए फूट फूट कर रोने लगे। भाभी, मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरी जल्दबाजी मुझे इतनी संगीन गलती करवा देगी। उनको भी मैंने ये सब नहीं बताया, कहानी तो उन पर यह वाजिया हुई है। उन्होंने मुझे सब बताया, लेकिन मैं उनको झूठा समझती रही। अभी कुछ देर कबल मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सब ठीक करने का सोचा था, लेकिन दिमाग में अभी वो धोखेबाज ही थे मेरे। या अल्लाह, ये कितना बड़ा जुल्म हो गया मुझसे। वो हिचकियों के दरमियान रोती हुई आयशा और आसिफ सबने मुतमीन होकर एक दूसरे को देखा था। उसके दिलो दिमाग से अब तो शक निकल गया। बस बस शाबाश, अब आंसू पोछो और मुस्कुराओ। इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा रोया हुआ चेहरा मेरे नाराज भाई को दिखाओगी लड़की। मुस्कुराओ ताकि वो भी मुस्कुराए। तुम्हें देखते हुए अल्लाह अब तुम दोनों पर मेहरबान हो गया है। आशा ने उसका चेहरा सामने करते हुए उसके आंसू साफ किए थे और जरमीना रोने के दरमियान ही खुलकर मुस्कुराए थे। चलो जी लड़कियों, अब आप लोग का रोना धोने का सेशन हो गया हो तो हम साथ में डिनर करते हैं। दोनों बेटों को बुला लेता हूँ मैं। आसिफ साहब मोबाइल कोट की जेब से निकालते मुस्कुराते हुए बोले और जरमीना ने फौरन कहा, जरूर अंकल, मगर पहले चाय पीजिए, मैं अभी लाई। वो आशा के साथ उठती किचन में आई थी और आसिफ साहब ने मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल पर ओरहान का नंबर डायल किया। अच्छा, ये तो बताओ कि ये इतनी तैयारी मेरे ओरहान भाई के लिए की है ना? आशा कबाब फ्राई पैन में डालते हुए जरमीना के होश रुबा सरापे पर देते हुए आंख मारकर बोली और जरमीना ने हया से झुकती हुई पलकों को उठाकर उसको देखा। भाभी बस करने, ज्यादा नहीं बोले आप, अभी बाई को बुला लिया है ना मैंने, आपका भी मेरे वाला हाल होना है। जरमीना मजे से बोली, लेकिन मेरा तो बहन के सामने ये हाल होगा ना? तुम तो अभी से शर्म से लाल पीली हो रही हो, जबकि मेरे भाई अभी तक आए भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आशा ने उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके सिर होते हुए गालों को देखकर कहका लगा था। इतने में दोनों की नजर परेशान नजर आते आसम मलक पर पड़ी, जिन्होंने लॉन्च में आते हुए टीवी खोला और न्यूज चैनल लगाकर आवाज तेज की, नाजरीन हम आपको बताते चलें ब्रेकिंग न्यूज।
अभी कुछ देर कबल क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन से कुछ फासले बकदर सुनसान सड़क पर एएसपी ओरहान अब्बास अफरीदी पर जानलेवा हमला हुआ है। पूरे लॉन्च में न्यू कास्टर की तेज आवाज गूंजी थी। जरमीना चम्मच फ्राई पैन में रखते हुए सुस्त कदमों से चलती हुई लॉन्च में आई। हैरत से खुली हुई आंखें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल सही सुना, एएसपी ओरहान पर जानलेवा हमला हुआ है, उनके ही थाने के हदूद में। याद रहे कि एएसपी ओरहान अब्बास वही हैं जिन्होंने 1 महीने कबल एक बहुत ही बड़ी बैरून मुल्क ड्रग्स स्मगलिंग की वारदात को नाकाम बनाया था। कहा जा रहा है कि हमला जाती नोयत की दुश्मनी के बना पर किया गया। जराये के मुताबिक कुल 8 अफराद उनकी दात लगाए बैठे थे, जिनमें से एक मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन जाहिद बहारी का बेटा शाही बाहर था, जिसको शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी के 7 लड़के इस वक्त जख्मी हालत में थाने में सलाहों के पीछे हैं। कहा यह जाता है कि इन सबको जख्मी करने वाले एएसपी ओरहान अब्बास ही थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी के मिसाल कायम करते हुए इन आवारा गुंडों का मुकाबला किया। न्यू कास्टर का बोला गया लफ्ज थे जमीना के कान में पड़ा और उस वक्त होशो हाथ से बेगाना होती जमीन बोस हुई थी। सख्ते की कैफियत में खड़ी हुई आशा चीखती हुई उस तक आई, डैड डैड, जमीना बेहोश हो गई है, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। आसम मलक, जिनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था, ये न्यूज सुनकर बेटी के चीने पर फौरन पलटते हुए यहाँ एक अलग क्यामत बरपा नजर आई थी। बेटे, एम्बुलेंस के इंतजार का टाइम नहीं, उसको उठाओ, हम ओरहान जिस अस्पताल में है ना वहीं लेकर जाएंगे जमीना को। वो फौरन जमीना और आशा को सहारा देकर उठाते हुए गाड़ी में आए थे। परेशान खड़े हुए मुलाजमों को दुआ करने का कहते उन्हें तेज रफ्तार से गाड़ी कारपोर्ट से बाहर निकाली और अस्पताल जाने वाली तरफ पर दुहरा दी। डॉक्टर साहबा, मेरी बेटी कैसी है? ज़ोहरा बेगम ने रूम से बाहर आते हुए डॉक्टर को देते ही पूछा। फिक्र की बात नहीं है, नॉर्मल सा स्ट्रेस अटैक था। पेशेंट की पीटीएसडी हिस्ट्री वाले के बायस अटैक थोड़ा सीवियर रहा, कुछ देर में उनको होश आ जाएगा। अभी एनीस्थीसिया का जेर असर है। आप में से ओरहान कौन है? पेशेंट से क्या ताल्लुक है उनका? डॉक्टर की बात सुनते हुए ज़ोहरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। उनकी बात सुनते बरहान फौरन कुछ नाल में होता हुआ आईसीयू की जाना बढ़ गया था, जहाँ पर ओरहान का इलाज चल रहा था। अब भी मेरा दामाद है, मेरी बेटी जरमीना का शोहर। क्यों डॉक्टर साहबा, क्या हुआ? ज़ारा ने तशवीश का इजहार किया था और डॉक्टर उसकी बात सुनती हुई अफसुदा नजर आई थी। ये शायद वही ओरहान है ना जिनका ऑपरेशन चल रहा है ना? जी डॉक्टर साहिबा। जरमीना मसलसल गुंदगी की कैफियत में उनका नाम पुकारी है। अल्लाह मामला आसान करे आप सब के लिए। आप अंदर चली जाएं, बच्ची को कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर उनका कांधा थपथपाती हुई आगे बढ़ गई थी और ज़ारा ने आंखों में आते हुए आंसू को दुपट्टे से पहुंचते हुए अंदर कदम रखा, जहां वो सफेद चादर वाले अस्पताल के बिस्तर पर आंखें बंद की हुई सजी लेटी हुई थी। ड्रिप बूंद बूंद ग्लूकोज उसके खून में शामिल कर थी और ज़हरा ने आंसू पीते अपनी दुल्हन की दुल्हन बेटी को देखा। ना जाने क्यों उसके नसीब में खुशियां आकर लौट जाती थी। अभी 2 दिन कबल ही दोनों की शादी हुई थी और आज ये इतना बड़ा सानिया बहुत बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। वहां पर वह मशीनों में जकरा जिंदगी और मौत के जंग लग रहा था। ज़ोहरा बेगम की सांस उखड़ने लगी। अगर बर्बाद पीछे से पलवशा ना आती तो शायद वो भी अभी जमीन पर गिर चुकी होती। पलवशा ने रूम में कदम रखा तो उनको लड़खड़ाते देखकर भागकर उनको सहारा दिया और चेयर पर बिठाकर पानी का गिलास भरकर दिया। यकीनन उनका शुगर लेवल ड्रॉप कर गया था। पलवशा उनकी हालत देखकर समझ गई। फौरन अपना बैग खोलकर एक कैंडी निकाली, उनके मुंह में डाली। आंटी, इसको चूसे, आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप कर गया। प्लीज आंटी, इस मुसीबत के वक्त में आपको मजबूत रहना है। ज़ोहरा ने मुंह में कैंडी रखते हुए आंसू भरी हुई आंखों से पलवशा को देखा। कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। जरमीना तो माशाल्लाह ठीक है और रहान भाई का ऑपरेशन चल रहा है, प्लीज दुआ कीजिए, रोए मत। वो अपने आंसू जब्त करती हुई उनकी आंखें पहुंचने लगी थी। उसकी जान भी अपने दोस्त के काम पर जा रही थी। जब सब सही होने वाला था उसकी जिंदगी में, तो ये क्या हो गया? मसलसल उसका दिल अपनी दोस्त की खुशियों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ गो था। ओरहान प्लीज मेरी बात सुने। जमीना की खुदगी में डूबी आवाज ने दोनों को अपनी सोचों से बाहर खींच निकाला। वो फौरन खड़ी होती हुई उसके पास आए थे। ओरहान नहीं, प्लीज नहीं जाए ओरहान। जरमीना चीखती हुई उठी और ज़रा बेगम ने उसको फौरन अपनी बाहों में भेजते हुए उसके बालों को सहलाया। मेरी जान कहीं नहीं जा रहा ओरहान, इधर ही है, तुम अपने आप को संभाल लो मेरी बच्ची। उसके नरमी से समझाती हुई दिलासा देने लगी। जरमीना उनकी आगोश में तड़पी। नहीं मामा, वह न्यूज कास्टर, उसने बोला है कि ओरहान। अपनी बात अधूरी छोड़ती हिचकियां लेकर रोने लगी और ज़ोहरा ने आंसू जब्त करते हुए उसकी कमर थपथपाई थी। पलवशा उसको देखकर होंठ काटती हुई बोली, मीने रोना बंद करो, इस वक्त तुम्हारे आंसू के लिए दुआओं की जरूरत है। ओरहान भाई को क्रिटिकल ऑपरेशन चल रहा है, उनका दुआ करो। पलवशा ने उसको होश दिलाया था। उसकी बात सुनते जैसे जरमीना के जिस्म में जान आई थी, फौरन ज़ोहरा की आगोश से निकलते उसको देखा। तुम सच कह रही हो ना, उनका ऑपरेशन चल रहा है ना? जरमीना ने बेयकीनी से उसको देखा। हाँ, पलवशा ने मुख्तसर जवाब देते हुए आंसू बड़ी हुई आंखों से उसके सुरख होंठ दिखे थे। यकीनन सुलह करने और उसको मनाने की नीयत से सजी हुई होगी वो। हटे मामा, मुझे उनको देखने जाना है, ये ट्रिप निकालनी है मुझे। जरमीना ने उनको दूर करते हुए अपने ट्रिप लगे हाथ उसकी तरफ बढ़ाए थे। ज़ोहरा बेगम ने उसको रोकना चाहा मगर वो ना रुकी। ट्रिप निकाल कर फौरन बेड से नीचे कदम रखा था उसने। जरमीना,
तुम खुद कमज़ोर हो बेटा, इस तरह ना करो। ज़रा ने उसका बाजू पकड़कर उसको रोकना चाहा और ज़रमीना हज़ियानी कैफियत में उनको देखा। मामा मुझे कुछ नहीं हुआ, हाथ छोड़े मेरा, मैं जब तक उनके बारे में पता ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं आएगा। पलवशा मामा को बोलो नहीं रुके मुझे, उसने पलवशा को देते हुए कहा था, जिसने ज़ुहरा बेगम को गुजारिश बड़ी हुई नजर से देखा। आंटी छोड़ दें उसको, डॉक्टर ने भी कहा है कि नॉर्मल अटैक है। ज़ुहरा को बोलते हुए सोफे पर पड़ा ज़मीना का दुपट्टा ले आई और ज़मीना को थमाया। उसने अपने वजूद के गिर्द दुपट्टा लपेटा और खड़ी हो गई। पैर के नीचे पड़े हुए अपने खुसे पैर में पहन कर वो रूम के दरवाजे की जाना बढ़ती और पलवशा और ज़ुहरा बेगम भी उसके पीछे पीछे चलती थी। भाई क्या हुआ है? आप में से किसी ने डॉक्टर से कुछ पूछा अब तक कि कोई डॉक्टर बाहर आया भी है या नहीं? वो वहां पर आते हुए अपने भाई का बाजू दबोच कर बोली और ब्राह ने पीछे खड़ी माँ को परेशानी से देखा कि बहन को इस हालत में यहाँ पर ले आई हैं। मेरी जान अभी बात हुई है डॉक्टर से, आप आराम से बैठो, यहाँ दुआ करो बेटा, दुआओं की जरूरत है। उसका माथा चूमते हुए कंधों से उसको थमते हुए चेयर पर लाकर बिठाया और खुद उसके बराबर बैठ गया। भाई उनको कुछ नहीं होगा ना, आप मुझसे प्रॉमिस करें ना, कुछ नहीं होने देंगे। वो पुर उम्मीद नजर से बढ़ांग का चेहरा देखती हुई बोलती और बढ़ांग को लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में बीच लिया हो। जब्त के सख्त मराहल से गुजरते हुए उसे ज़रमीना का सर अपने सीने से लगाया था। हाँ मेरी जान, तुम देख रही हो ना, तुम्हें भी तो कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर उसको क्यों होगा? बस तुम रोना नहीं, बिल्कुल भी, समझ रही हो ना चंदा? बरहान ने उसका सर हिलाते हुए उसको समझाया। ज़रमीना ने सर उठाकर उसको देखा और पुर उम्मीद होते हुए सर उस बात में हिलाया। इतने में ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर निकली। ये वही डॉक्टर थी जिन्होंने कुछ देर पहले ज़रमीना का चेकअप किया था। उनको देते हुए हैदर साहब, आसम मल्लक और एहतसाम फौरन उनके जाना बढ़े। डॉक्टर साहब क्या हालात है, पेशेंट कैसी है? अब आसम साहब ने एहतसाम के कांधे पर हाथ रखते हुए पूछा। था वो इस लम्हे बहुत एक कठिन वक्त से गुजर रहा था। भाई से लड़ाई हुई है, उसके बाद ये सब पछतावे के समंदर में डूबा हो चुका था। वो बहुत मुबारक हो आप सबको, गोली बाजू से बाहर निकल गई है, लेकिन खतरा अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। और हान माशाल्लाह बहुत बहादुर है। पूरे ऑपरेशन के दौरान कभी भी हम सब ना उम्मीद ना हारे थे, एक भी बार उनका दिल बंद नहीं हुआ। बहुत हिम्मत है उनमें, लेकिन ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, हमें ब्लड अरेंज करना होगा जल्द अज जल्द। ज़रमीना और बरहान जो कि डाटा देते हुए चेयर से उठकर आए थे, ज़रमीना ने उनकी बात सुनते हुए फौरन कहा, कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए डॉक्टर साहिबा? AB नेगेटिव, डॉक्टर की बजाय उदास कर इब्तिसाम की तरफ से जवाब आया था, जिसका अगर ये ब्लड ग्रुप होता तो शायद वो अपने जिस्म का पूरा खून निचोड़ कर अपने भाई की जिंदगी बचा लेता। ज़रमीना उसकी बात सुनते हुए खुशी से झूम उठी थी। डॉक्टर साहबा आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा यही ब्लड ग्रुप है, चलें जल्दी करें। वो फौरन आगे बढ़ी और डॉक्टर भी उसको साथ लेकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि उन्होंने गौर से उसको देखा। बेटा तुम वही हो ना जिसको अभी कुछ देर पहले बेहोशी की हालत में एडमिट किया गया था? जी जी डॉक्टर साहबा, लेकिन अभी सबका वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी चलें, देर हो रही है। वो फौरन जल्दबाजी में कहती हुई आगे बढ़ी और डॉक्टर ने उसका हाथ थामा। बेटा आपका ब्लड नहीं ले सकते, आप अभी इस कंडीशन में नहीं हो के इतनी ज्यादा मिकदार में ब्लड डोनेट कर सके हो, हमें कहीं और से ब्लड अरेंज करना होगा। डॉक्टर उसको समझाती आगे बढ़ गई थी और ज़रमीना ने वहीं पर अपने बाबा का बाजू थामा। बाबा इनको क्या है, जब मुझे कोई मसला नहीं है देने में तो बाबा इनसे बात करें ना प्लीज, मैं ब्लड डोनेट करना चाहती हूँ। बड़हान ने आगे बढ़ते हुए बाप को देखा। बाबा मैं चाहता हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है। ज़रमीना डॉक्टर सही कह रही है, हेल्दी डोनर चाहिए होता है ताकि मजीद कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तुम आराम से बैठो यहाँ पर, भाई पर ट्रस्ट करती हो ना, भाई सब सही कर लेंगे। वो मसालतन उसको समझाता हुआ ज़रमीना के साथ हाथ रखते इब्तिसाम के साथ आगे बढ़ गया था। हैदर साहब ज़रमीना को लेकर चेयर पर बैठ के वो सब मसलसल सब ठीक होने की दुआ करने लगे थे। कुछ देर बाद इब्तिसाम के हमरा ब्रहान वापस आया था। सब उनको देते हुए उनकी तरफ कदम बढ़ा गए। भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना, ब्लड डोनेट कर दिया आपने? वो फौरन ब्रहान का चेहरा जांचने लगी और ब्रहान उसके जानती हुई आंखों से बचने के लिए चेयर पर फौरन रस्मी मुस्कुराहट से जाए। हाँ बिल्ली कर दिया, थोड़ी देर में डॉक्टर आई की गुड न्यूज देने, आप सब जाओ नमाज पढ़ो, दुआ करो, शाबाश। उसने ज़रमीना और पलवशा के साथ पर हाथ रखते हुए कहा था। वो दोनों सुकून पर भी सांस हाज करते हुए दूसरे को देखकर मुस्कुराई और एक दूसरे का हाथ थामे अस्पताल में मुतहिस नमाज पढ़ने वाली जगह पर चल दिए। क्या हुआ बरहान, अपनी बात के बरस तुम परेशान लग रहे हो, क्या कुछ ऐसा है जो छुपा रहे हो हमसे? आसा साहब ने खवातीन के चले जाने के बाद बरहान का परेशान चेहरा तशवीश से देते हुए पूछा। अंकल औरहान की हार्ट बीट बहुत ही स्लो चल रही है, दुआ कीजिए आप साहब, उसने धीमी आवाज में जमीन को घूरते हुए बताया। और आसा साहब ने उसकी बात सुनते सबसे आंखें मीच ली। फिर वो चारों कुर्सी पर बैठे हुए ओटी के दरवाजे पर जमाए हुए मसलसल दुआ गोते। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुरा भी रहे थे। इसी लम्हे ज़ारा आशा का हाथ हमें वहां पर आए। बहुत मुबारक हो आप सबको, आप लोगों की दुआएं रब ने कबूल फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ देर बाद आप सब मिल सकते हैं और हान से, मगर एक एक करके। डॉक्टर की बात सुनते सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। सब एक दूसरे के गले लगते हुए दूसरे को मुबारकबाद देने लगे।
زرمینہ کہاں ہے زارا، آپ اس کو بھی ساتھ لے کر آتی؟ حیدر اور رکزین نے بیوی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ نماز پڑھتی، پلوشہ اس کے ساتھ وہاں پر بیٹھی ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، سب کی دعائیں قبول ہوئی، ہم بھی مسجد چلتے ہیں۔ آصف بھائی شکرانے کے نفرت ادا کرنے آ جائیں۔ وہ آصف ملک کے ہمراہ اسپتال کی راہداری کے جانب بڑھتے اور برہان ان کے پیچھے قدم بڑھا گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ابتسام سے بھی پوچھا جس نے اورہان سے مل کر آنے کا کہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد نرس باہر آئی۔ ابتسام فوراً اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ آپ کے بھائی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ سب باری باری مل سکتے ہیں ان سے۔ نرس خوشی کی خبر دیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابتسام نے مڑ کر عائشہ اور زہرا بیگم کو دیکھا تھا۔ زہرا بیگم محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی تھی، دیکھ رہے تھے کہ کتنا فکر مند تھا یہ لڑکا، مسلسل اپنے دوست کے لیے۔ جاؤ بیٹا، مل لو، جا کر انتظار کر رہا ہوگا وہ آپ کا۔ وہ تشکر بڑی ہوئی نظر سے ان کو دیکھتا ہوا روم کے اندر قدم رکھ گیا تھا جہاں پر اورہان سفید بیڈ پر پٹیوں میں جکڑا ہوا آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ ابتسام کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹکنے لگا تھا۔ وہ ہلکے قدم اٹھاتا ہوا اس کے بیڈ کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ بھائی، اتنی بڑی سزا صرف ایک مکے کی؟ تو چلتے پھرتے مجھے ایسے مار دیتا ہے تو کیا میں اتنا ناراض ہو جایا کرتا ہوں تجھے؟ اس کی آنکھوں سے نکلتا ہوا ایک آنسو اورہان کے سیدھے رکھے ہوئے بازو پر گرا۔ اورہان نے آنکھیں ہلکی سی بار کر کے اس کو مسکراتی ہوئی نظر سے دیکھا۔ دل تو میرا ابھی چاہ رہا ہے تجھے ایک مکہ کس کر منہ پر ماروں۔ مرد ہو کر رو رہا ہے، بے غیرت، شرم۔ وہ دھیمی آواز سے مسکراتے ہوئے بولا اور ابتسام نے چونک کر اس کو دیکھا اور فوراً اس کے گلے لگ گیا۔ او آرام سے، اس حرام ہور نے کاندھے پر گولی چلائی تھی میرے، اورہان نے ہنستے ہوئے تھوڑے کرب سے کہا تھا اور ابتسام فوراً اسے دور ہوتا ہوا اٹھا تھا۔ اس دن غلط کیا میں نے، اس حرام زادے کو تیرے ہاتھوں سے بچا کر اچھا ہی ہوتا، جان لیتا تو اس کی۔ اورہان آنکھیں موندتا ہوا مسکرایا تھا۔ خیر ہے، اب نہیں چھوڑوں گا اسے، یہاں سے فارغ ہو لینے دو مجھے ذرا۔ اورہان، مجھے معاف کر دے میرے بھائی، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تجھے کس نے کہا کہ تو نے غلط کیا؟ میری غلطی تھی اور اس کی سزا مجھے ملی۔ تم نے زمینہ کو اپنی سکی بہن کی طرح سمجھا، مجھے اچھا لگا۔ ابتسام اس کی بات سنتا مزید کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اورہان اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رہتا اس کو خاموش کروا گیا تھا۔ ابتسام اپنے دوست کا چہرہ دیتے ہوئے افسردگی سے مسکرا دیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے رب کے آگے گر گرا کر اورہان کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مسلسل اس کا چہرہ بھگوتے تھے اور پلوشہ اس کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ مینے بس کرو، تم اپنے بارے میں بھی تو کچھ سوچو۔ پلوشہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بولی اور زمینہ نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ میں کیا سوچوں آخر اپنے بارے میں؟ تمہیں پتا بھی ہے کتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ پلوشہ نے اس کی بات سنتے ہوئے سوالیہ نظر سے اس کو دیکھا۔ اورہان بے قصور تھے، اس پورے عرصے میں انہیں غلطی سمجھتی رہی۔ وہ کیا ان کے ساتھ جس کے بھی وہ کبھی مستحق تھی ہی نہیں، اتنا برا سلوک کیا ہے میں نے؟ نفرت کرتی رہی ان سے، جبکہ وہ تو ہمیشہ سے مجھ سے محبت کرتے رہے۔ کل بھی میں نے ان کی بات پر تھوڑا یقین کیا، وہ تو آج آصف انکل نے مجھے سچائی سے آگاہ کیا، ورنہ میں ان کو یوں ہی اذیت دیتی رہتی۔ زرمینہ نے روتے ہوئے پلوشہ کی گود میں سر رکھا اور پلوشہ کو سب سمجھ آ گیا، یعنی کہ آصف ملک نے ساری حقیقت اس کو بتا دی تھی اورہان سچا ثابت ہوا۔ اس لیے ہمیں خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ لیا عائشہ دونوں کے برابر آ بیٹھی۔ مبارک ہو، تمہاری دعائیں سن لی ہیں اللہ نے۔ اورہان بھائی کو ہوش آ گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، روم میں شفٹ کر دیا ہے، ان کو ہم سب نے مل بھی لیا ہے۔ عائشہ کی آواز سنتے زرمینہ پلوشہ کے گود سے سر اٹھاتی سیدھی ہو کر بیٹھی اور خوشی کی انتہا کو چھوتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پلوشہ اور عائشہ نے اس کو ایک بار پھر روتا ہوا دیکھا، حیرانگی سے دوسرے کو دیکھا۔ ارے بھائی، خوشی کی آنسو ہے؟ وہ رونے کے بیچ ہنستی بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی بات سنتے عائشہ پلوشہ دونوں مسکرائی۔ باہر نکلتے زرمینہ واپس پلٹی تھی۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے اس کو واپس جائے نماز کی سمت پڑھتے ہوئے دیکھ کر استفسادہ کیا۔ ہم اللہ کو اپنے دکھ میں غم میں تو یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پاک ہستی ہماری دعاؤں کو سن کر قبول فرما لیتا ہے، ہماری خواہش پوری کر دیتا ہے، تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، انہوں نے میری دعائیں سنی، میری خواہش کو رد نہیں کیا۔ وہ پرنور چہرہ لیے نماز کی نیت باندھی کھڑی ہوئی تھی اور عائشہ پلوشہ اس کی بات سنتے ہوئے سچے دل سے اس کے لیے خوش ہوتے ہوئے نماز کی نیت کرنے کھڑی ہوئی تھی۔ سب اسے مل کر ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی۔ جس ایک کو اس کو بے صبری کا انتظار تھا وہ اب تک نہ آئی تھی، مگر اس کے دل کو سکون تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے آصف صاحب اس کو زرمینہ کے حال کے بارے میں بتا کر گئے تھے اور یہ بھی کہ انہیں سب بتا دیا زرمینہ کو۔ پہلے تو اس کی بے ہوشی کا سن کر وہ خود پر شدید پریشان ہوتا، اپنے زخموں کی پرواہ کے بغیر اٹھ بیٹھا۔ پھر آصف صاحب نے اس کو بتایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اب بالکل صحیح ہے اور تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، ابھی بھی شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہے۔ ان کی بات سنتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا، اس کو دل پر سکون ہو گیا تھا، سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا، اب ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی دوری نہ رہے گی۔ وہ آنکھیں کمرے کے دروازے پر جمائے اس کا منتظر تھا، جب اچانک دروازہ ہلکے سے کھلا، وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ زرمینہ کی خوشبو وہ اپنے ارد گرد محسوس کر سکتا تھا۔ زرمینہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے مڑ کر بیڈ پر لیٹے اورہان کو دیکھا جو کہ شاید سو رہا تھا اور اب بھی دعاؤں کے زیر اثر تھا۔ اس کے چوڑے وجود کو پٹیوں میں جکڑے دیکھ کر زرمینہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسو سے لبالب بھر گئی تھی۔
छोटे छोटे कदम उठाती उस तक आई और हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया। मुझे माफ कर दे, बहुत ही गलत किया मैंने आपके साथ, वो रोने से भीगी आवाज में उसका पुरकशिश चेहरा देती हुई बोली। और हान आंखें बंद किए लेटा रहा था, देखना चाहता था कि वो क्या क्या करेगी। वो जरमीना से सबर ना हुआ था, वो उन आंखों की चमक देखना चाहती थी, इस स्याहदारी के पीछे छुपे हुए डिम्पल को देखना चाहती थी, उसके चेहरे के एक एक नकूश को छूते हुए उसने ताउम्र अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारने की चाह की थी। और हान आंखें बंद किए हुए उसकी नरम उंगलियों के पोरों को अपना चेहरा सिलाते हुए महसूस करता रहा। उसके जख्म इन उंगलियों के मरहम से ठीक होते गए थे, उसके वजूद में सुकून उतरता गया। जरमीना ने आंखें बांध के हुए अपने होंठ आगे बढ़ाते उसके माथे पर रखे, उसके आंसू औरहान के माथे पर फिसले। औरहान बिल्कुल भी इस उम्मीद में ना था कि वो ये करेगी। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू औरहान से बर्दाश्त ना हुए तो वह हल्का सा कसमसाया। जरमीना उसके यूं हिलता देखकर फौरन उसे दूर हुई और उसके ऊपर चादर ठीक करने लगी। आपको कुछ चाहिए? पानी पीना है आपको? भूख लगी है? कुछ खाएंगे? जमीना का चेहरा तकती हुई परेशानी से बोली। और हान एक नजर उसको देकर आंखें फेर लेती। उसके यूं आंखें फेरने पर जमीना को अपना दिल मुट्ठियों में बीतता हुआ मालूम हुआ। तुम जाओ यहाँ से, आशा को अंदर भेज दो, वो पानी देगी मुझे। और हान ने धीमी आवाज में बगैर उसका चेहरा देखते हुए कहा था। और जमीना फौरन तड़प कर आगे बढ़ती उसके सीधे रखे हुए हाथ पर अपने दोनों हाथ रखे। वो क्यों आएंगी? मैं हूं ना, आपको पानी पिला देती हूँ, जमीना ने आंसू से बिखरी हुई आवाज में कहा। और हान अपनी मुस्कुराहट जब्त करता हुआ अपना हाथ उसकी गिफ्ट से निकाल गया। कोई जरूरत नहीं है जरमीना मैडम, मजीद मुझे कोई भी एहसान करने की, वो आवाज में मसनूनी गुस्सा लाते हुए बोला था। और जरमीना उसका तलख लहजा सुनते एक बार फिर से रोने लगे थे। और हान, मैं बीवी हूँ आपकी, मेरे होते हुए किसी और को आपके काम करने की क्या जरूरत है, वो हिचकियां लेते हुए बोली। और हान ने उसके रोने पर आंखें उसकी तरफ करते हुए उसको देखने लगा। काले दुपट्टे के हाल में उसके रोने की शिद्दत से शुरू होता हुआ चेहरा और भीगे हुए गाल और हान का सुकून बर्बाद कर गए थे। वो आंखें बंद करता हुआ बोला, अच्छा तो तुम्हें फाइनली ये अंदाजा हो गया कि बीवी हो तो मेरी, इस्तज़ाई अंदाज में वो बोला। और जमीना समझ गई कि वो अब भी नाराज है उससे, और फौरन बगैर कुछ के उसके हाथ पर अपना सर रख दिया। तुम इतना रो मत, अब मजीद मैं तुम्हें इस अनचाहे रिश्ते में बांधने का काहिल नहीं हूँ। तुम मुझसे अलग होना चाहती थी ना, मैं तुम्हें छोड़। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जमीना उसके होंठों पर हाथ रख चुकी थी। और हाँ ने सांस रोके उसको देखा। प्लीज उसे अलग करने की बात अब ना कीजिएगा मुझसे, मैं नहीं अलग होना चाहती आपसे, अपनी आखिरी सांस तक नहीं, वो बेताशा रोते हुए बोली। और रान मुस्कुराया, मगर जमीना अपना सर वापस उसके हाथ पर रख चुके थे, इसलिए उसकी मुस्कुराहट ना दे सके। अच्छा तो फिर जब मैं पास आ रहा था तुम्हारे तो क्यों मुंह फेर लिया तुमने? वो मुस्कुराती हुई आवाज में शिकवा काट गया था। और जमीना ने आंसू साफ करते उसको देखा। वो किसी किस्म की बदगुमानी आप दरमियान में नहीं चाहती थी दोनों के, वो तो मैंने आपकी वजह से किया था, आपका जहम ताजा था, अगर गलती से कुछ हो जाता तो फिर से खून बहना शुरू हो जाता। वो अरहान सी आवाज में गोया हुई थी। और अरहान की पुरशोक नजर उसके चेहरे का तवाफ करने लगे। अच्छा तो मैं ये सच कैसे मानूं कि कुछ सबूत हो? अरहान ने उसको देते हुए कहा था। और जमीना कंफ्यूज होती हुई उसका चेहरा हैरत से देखने लगी। क्या मतलब? वो परेशानी से बोली। और हान महसूस होता हुआ मुस्कुराया था, मतलब ये कि सबूत हो, आप कोई चोट नहीं है मेरी नाक पर, किसमी है? और हान मजे से अपने होंठों पर उंगली रखते हुए बोला। और जरमीना जो कि बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी, उसकी बात के इत्माम पर शर्म से गुलाबी हो गई थी, उसकी बदलती आवाज और नजरों को वापस समझ जी थे। हद है वैसे, अपनी हालत देखें आप, अभी भी आपको ये सब ही सूझ रहा है, आराम से लेट जाएं। वो उसको झिड़कती हुई मुस्कुराहट जब्त करती हुई औरहान के लिए पानी निकालने के लिए साइड टेबल की तरफ बढ़ी ही थी, मगर उससे पहले ही औरहान उसका हाथ थामता हुआ उसको अपनी जानब खींच किया। उसके कंधे में दर्द की लहर उठी। जमीना ने परेशान होते हुए उसको देखा और आराम से अपना हाथ उसके हाथ से निकालकर मोहब्बत बड़ी नजर से उसको देखते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके पीछे तकिया सेट करते हुए उसको लौटाया था। पूरी जिंदगी पड़ी है औरहान इस सब के लिए, अभी प्लीज आप आराम से लेट जाएं, इतना मत थकाएं खुद को। और ने तकिए पर सारत मोहब्बत बड़ी नजर से उसको देखते हुए कहा था, जो उसके बराबर खड़ी उसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए मोहब्बत से हाथ फेर दी। और ने उसका हाथ थाम का अकीदत से अपने लबों से लगा लिया। और जरमीना की आंखों से आंसू गिरे थे। मैंने हमेशा से दुआ की थी इस जिंदगी की, जिसमें तुम मुझे इतनी मोहब्बत से देख रही हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो, मेरे करीब, सिर्फ एक हाथ की दस्तरस पर मेरी दुआ कबूल कर ली मेरे रब ने। हवाब सा लग रहा है मुझे ये सब सर, वो उसका हाथ अपनी आंखों से लगाते जिस बात से पुर लहजे में बोला। और जरमीना ने अफसुदगी से मुस्कुराते उसको देखा। हवाब कहाँ है ये ओरहान? हकीकत यह आप इतनी तकलीफ में है, जरमीना आंसू जब्त करती बोली। और ओरहान ने उसके हाथों पर से आंखें हटाकर उसको कति अंदाज में देखते हुए हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। बिल्कुल भी अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मुझे मजीद तकलीफ होगी, और ये जिस तकलीफ की बात कर रही हो ना, ये सजा है जो मुझे मिली है, मैंने भी तो तुम्हारे साथ इतना गलत किया, वो जरमीना को देते हुए पशमान होते हुए बोला। और जरमीना ने आगे बढ़कर उसके माथे पर एक बार फिर से अपने होंठ रखे थे।
آپ نے کچھ غلط نہیں کیا اور آپ پرانی باتیں یاد کر کے خود کو مزید تکلیف ماتے. اب بس ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے. اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولتی اور ہان اس کی مہکتی ہوئی سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑتے ہوئے محسوس کرتا ہوا سکون بوند بوند اپنے وجود پر اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا. وہ دونوں اس پل ایک دوسرے کی سانسوں میں سانس لیتے خود میں گم تھے. ایک دوسرے کو اس لمحے وہ بھرپور محسوس کرتے. اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور زمینہ گڑبڑاتی ہوئی اسے دور ہوئی. اور ہان نے بد مزہ ہوتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ دیکھا تھا اور غصے سے دروازے کو گھورتے ہوئے باہر دستک دینے والے انسان کو اندر آنے کی اجازت دی تھی. زرمینہ نے اپنے چہرے کے سوری کام کرنے کی حالت روم سے منسلک واش روم میں قدم رکھا تھا اور ہان نے افسردگی سے مسکراتے اس کے پوچھ کو واش روم میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا. آپ کا پلس ریٹ چیک کرنے آئی ہوں میم. ماشاءاللہ آپ تو ابھی سے ریکور کر رہے ہیں. ڈاکٹر نے اس کی ٹرپ چیک کرتے ہوئے ہشاش پشاش سے مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹے ہوئے اور ہان کو دیکھا. جی اب ریکور ہی کر لوں گا. میری مسز ہے نا میرے پاس, ان کی موجودگی ہی میری صحت کے باعث ہے. اس نے پرشوق نظر سے واش روم سے باہر آتی ہوئی زرمینہ کو دیکھا جو کہ شرم سے سروتے ہوئے رخسار سے پلکیں اٹھاتی ہوئی اس کو گھورتے ہوئے بیڈ تک آئی تھی. ہاں 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 ماشاءاللہ. اچھا لگا آپ کو اپنی مسز سے اتنی محبت کرتا ہوا دیکھا جتنا یہ آپ سے کرتی ہے نا. اپنی ڈرپ نکال کر یہ آپ کے پاس آ گئی تھی. ڈاکٹر نے اس کی پلس چیک کرتے ہوئے کہا تھا اور ہاں نے مسکراتے ہوئے اس کے سراپے کو نظروں کے حسام میں لیا تھا. اور زرمینہ اس کی بولتی ہوئی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آئی. ڈاکٹر صاحبہ پلس ریٹ نارمل ہے نا, کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا, اور آپ ان کی میڈیسن روٹین بھی مجھے سمجھا دیجیے. زمینہ نے ڈاکٹر سے کہا اور ہان مسلسل اس کے ہاتھ پکڑنے کے چکر میں تھا اور زمینہ بار بار اس کا ہاتھ جڑ کر اس کے گھٹنوں سے نوازتی تھی اور ڈاکٹر دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرائے. جی سب کچھ نارمل ہے الحمدللہ. ضرور آپ میرے ساتھ آئیں, پورا ڈائٹ پلان اور میڈیسن روٹین آپ کو دیتی ہوں میں. وہ اس کو دیتے ہوئے مسکراتی ہوئے روم سے باہر کی جانب بڑھی تھی اور زرمینہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی تھی. جانے سے پہلے خود کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اور ہان کا گھورنا نہیں بولی جو اس کا گھورنے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا ہوا بیڈ پر آنکھیں مونتے ہوئے گرا اور زرمینہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے روم سے باہر نکل آئی. ایسی ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. منع بھی کیا ہے میں نے کہ اتنا کہ نہیں جائیں نہیں جائیں, ابھی پوری طرح طبیعت بہتر ہونے دے, لیکن نہیں, بس سارا فرض انہی کا تو ہے. باقی پولیس کے محکمہ تو چھٹیوں پر ہے نا. اوف پلوشا وہاں پر الگ لال پیلی ہو رہی ہوگی میری غیر موجودگی کے باعث. اوف اورحان اللہ سمجھے آپ کو. وہ جھنجھلاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بیوٹیشین کے لگائے ہوئے سفید پھول اپنی لمبی چوٹی پر آگے کر کے دیکھنے لگی. آج برہان اور عائشہ کی رخصتی اور احتسام اور پلوشا کا نکاح تھا. وہ تقریباً پورا تیار کھڑی اب تنقیدی نظر سے اپنا جائزہ لے رہی تھی. سفید گھیرتا لہنگا, اس کے ساتھ ہی پیٹ تک آتی ہوئی ہم رنگ چولی, پورے لہنگے پر شیشوں کا کام کیا گیا تھا. اس نے آج بالوں کی لمبی چوٹی بنائی تھی جس کے گرد سفید موتی کے پھول لپٹے ہوئے تھے جو اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے. وہ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی پرفیوم اٹھاتی ہوئی اپنے اوپر اسپرے کر رہی تھی کہ اسی دوران اورحان روم میں داخل ہوا. I am really sorry sweetie, I was bringing this rose and وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس کمرے میں اجرت میں داخل ہوا تھا. ہاتھ میں ایک خوبصورت مہکتا ہوا گلاب اور حقیقی لفافہ تھا جس میں یقیناً سرخ گلابوں والے گجرے ہی تھے جو اس کے لیے لایا تھا. مگر اس کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے یوں تمام احتیاطوں سے لیس کھڑے دیکھ کر اورحان کی آنکھیں اس سے پلٹنا بول گئی تھی اور زبان کنگ رہ گئی. زرمینہ نے اس کو دیکھا اور فوراً ناراضگی سے آنکھیں پھیل تھی اور اپنے کانوں میں جھمکے ٹھیک کرتی وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھے, پر اورحان اس کا بازو تھامے ہوئے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر گیا. زرمینہ نے پلکیں جھکا لی. ناراضگی تو محض بہانہ تھی, اصل وجہ تو نظر جھکانے کی یہ تھی کہ وہ اورحان کی لو دیتی ہوئی آنکھوں میں براہ راست کبھی نہ دیکھ پائی تھی. ان جذبے لوٹاتی ہوئی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنی پلکیں جھکا لیتی. اورحان نے مہمور ہوتے ہوئے لفافے میں سے گجرے نکالے اور بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ میں پہنائے. وہ پھول اس کو دیا. زرمینہ نے پھول لیتے ہوئے شکوہ بڑی نظر سے اس کو دیکھا تھا. وہ اپنے ہاتھ اس کی گفٹ سے آزاد کرواتی ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی. اس بار اورحان نے ذرا نیچے جھک کر اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے باہوں میں بیچتے ہوئے اوپر اٹھایا تھا. اورحان نیچے اتارے مجھے, ہم ویسے ہی لیٹ ہو رہے ہیں, میں آپ سے ناراض ہوں, نیچے اتارے. وہ شرم سے لال ہوتے ہوئے اورحان کے کاندھوں کو مکو کی برسات کرنے لگے تھے جس پر اس کا جاندار کہہ کر روم میں گونجا تھا. زرمینہ کو اس کو یوں ہنستا دیکھ کر آنکھ لگی. اورحان وہ ایک بار پھر سے زور سے چلائی تھی. اورحان نے مسکراتا ہوا اس کو دیکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا. ایک ہاتھ سے ڈریسنگ ٹیبل کا تمام سامان سائے پر کرتے ہوئے اس نے زرمینہ کو اس پر بٹھایا اور خود اس سے آدھی انچ کے فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے دونوں اطراف سے اپنے بازو ٹکاتے ہوئے کھڑا ہو گیا. لو میری جان, اتار دیا, اور کوئی حکم کرو اب. اورحان جذبات لوٹاتی ہوئی اس کو دیتا ہوا ذرا سا جھکا جیسے وہ کر رہا ہو. زرمینہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولی, اب مجھے ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اتارے اور فریش ہونے جائیں. البتہ میرا انتظار کرو کہ وہاں پر میری بیچارے دوست. اف اورحان, وہ رونے کے انداز میں جلاتی ہوئی بولتی. اورحان نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے
पल पल बदलते हुए रंगों को देखा। नीचे तुम्हें उतारने का अभी मेरा कोई मूड नहीं है। हाँ, अगर अंदर फ्रेश होने मेरे साथ चल रही हो तो फौरन उतार दूंगा। वो अपने बेचारे दोस्त का तुम्हें बहुत ख्याल है ना। इस बेचारे शोर का कोई एहसास नहीं है। बीमारी में आज 3 हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन गया हूँ। कुछ अंदाजा भी है ये 3 घंटे मैंने कैसे गुजारे हैं तुम्हारे बगैर। वहां पर बाबा तुम्हारी पिक्चर्स देख रहा था फोन में। सालम बीवी और ने मजलूमियत से उसके हसीन चेहरा देखते हुए कहा था और जमीना उसे आंखें सुगड़कर को देखा। तो बेचारे शोहर आप ना जाते, मैंने तो आपको इतना मना कर रही थी। मजाल है जो आपने मेरी एक भी बात सुनी हो। कोई बेचारे बेचारे नहीं है आप, ज्यादा मजलूम ना बने, उतारे मुझे नीचे। वो गुस्से से उसे घूरती हुई बोलती और हान उसे देखता हुआ मुस्कुराया था और टिम्पल दाढ़ी के पीछे से झांकने लगा। जमीना का गुस्सा उसे देखते हुए जा कितना बैठ गया। वो फौरन बेहूद होती हुई उसके डिम्पल पर हाथ रख गए थे, जिससे उड़ान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। लेकिन फौरन ही उसको अपनी बेहूदी का एहसास हुआ और अपना हाथ वापस खींचते हुए उसने ओरहान के मुस्कुराते हुए चेहरे को घूरा। आज ये आप के डिम्पल्स मेरा गुस्सा भी कम नहीं करेंगे। ये अच्छा तरीका निकाल लिया है भाई, मुस्कुरा दो, सामने वाले का गुस्सा सारा जाके इतना बैठ जाएगा इन डिम्पल्स की नुमाइश पर। अजीब। वो गुस्से से मुंह हिलाती हुई बोलती और हान का उसका बात सुनते हुए क्या पूरे रूम में गूंजा था। अच्छा अच्छा, देर हो रही है ना तुम्हें अपने बेचारे दोस्त के पास जाने के लिए। और हान उसके शुरू होते हुए चेहरे को देता हुआ फौरन सीरियस होता हुआ बोला था। जरमीना ने उसको संजीदा होते हुए फौरन खुशी से सर बाब में हिलाया था। तो कोई रिश्वत दो अपने ईमानदार पुलिस वाले को। और हाँ शरारा से बोला था और जरमीना ने मुंह खोले उसको हैरत से देखा कि कैसे खुद को ईमानदार कह भी रहा है और रिश्वत भी मांग रहा है। और हान उसके खुले हुए लबों को देते हुए हमार उतरती हुई आंखों से उसके थोड़े पर हाथ रखते हुए उसका मुंह बंद किया था। मेरी जान यही नहीं करो वरना पूछने की भी जहमत नहीं करूंगा मैं। उसके हमार से बोझल होती हुई आवाज को सुनते जरमीना ने उसको कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में देखा था। क्या नहीं पूछेंगे और क्या अजीब ना समझ में आने वाली बातें कर रही हैं। रिश्वत, सहमत और हान बस भी कर दें, देर हो रही है। उसको देते हुए झंझलाते हुए बोली। देर वाकई अब हो रही थी। अच्छा मुझे प्यास लग रही है। उसके मैरून लिपस्टिक से सजे हुए होंठों का महमूर होते हुए नजरों के हसार में लेते हुए बोला। तो जाएं पानी पी लेना। जमीना से देते हुए झंझलाते हुए बोली और हान मजीद वक्त बर्बाद किए हुए बगैर उसके होंठों पर झुका और जमीना समझ न पाई कि हुआ क्या। जब तक उसको होश आया उसके सांसों को अपने अंदर खींच रहा था और जमीना ने लदरते हाथों से उसका यूनिफॉर्म के छिड़कों कांधों से दबोच लिए। ओरहान उसके हाथ का लम्स खुद पर महसूस करते हुए मुस्कुराया और जरमीना के इस अमल ने ओरहान के अमल में मजीद शिद्दत पैदा कर दी, जिसके नतीजे में जरमीना कांपने लगे थे। उसके हाथों की वाज़ेह लर्जिश अपने कांधों पर महसूस करते हुए उसकी जान पर रहम खाता हुआ हल्के से उससे दूर हुआ था। मगर अब भी दोनों के माथे एक दूसरे के साथ टिके हुए थे। जरमीना आंखें बंद किए हुए अपनी तेज चलते हुए सांसों को बहाल करने लगे, जबकि ओरहान अब उसकी खुशबू अपने अंदर उतारा था। मेरी प्यास पानी से नहीं इससे बुझनी थी। वो बारी आवाज में सरगोशी कर गया था और जरमीना ने उसके साथ लगे लगे हया से बोझल होती हुई आवाज में कहा। आपने सारी लिपस्टिक खराब कर दी मेरी ओरहान। ओरहान फौरन सीधा होता हुआ उसके पीछे से टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल गया था और जरमीना ने बिना पलके उठाए हुए उसकी कार्रवाई देखे। ओरहान टिश्यू निकालते हुए आधी लगी लिपस्टिक उसके होंठों से साफ कर रहा था। मेरी जान तुम्हें क्या लग रहा था कि ये कलर मैं तुम्हें सबके सामने लगा कर जाने दूंगा। शाबाश कोई लाइट सी लिपस्टिक लगाओ, मैं आया नहाकर। उसको बाहों में लेते हुए जमीन पर खड़ा करते हुए बोला और जमीना उसकी बात सुनकर शर्म से गुलाबी हो गए थे। वो वाइट शलवार कमीज स्किन प्रिंस कोट के साथ पहनू ना। वो ड्रेसिंग रूम में जाते हुए मुड़ा और जमीना को देते हुए बोला। जो दिल पर हाथ रखे आप अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश में नजर आई थी। उसकी बात सुनते फौरन सीधी होती हुई असबाब में ला गया और हान उसको देता हुआ मुस्कुराते हुए अंदर गायब हो गया था। खुशियां दोनों की जिंदगी में लौट आए थे। इन दोनों का इश्क आज अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जहां पर अफसुदगी, चाहत और बेहद मोहब्बत दोनों की मुंतजिर थे।